हाँ जी, तो कल कुछ पढ़ा। एक वो जो इंटरेस्टिंग था और एक एंड पे फजूल सी कुछ बातें लिखी हुई थी। एक अगर हैंडआउट में देते हैं तो जो रीड ओनली था, मतलब असल में उसमें सिर्फ इन्होंने आपको बताया था कि जब ये डायग्राम बना रहे होते हैं प्रोफेशनली तो उसमें हम फिर कुछ गोले किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या होता है। फिर अगेन थोड़ा सा कुछ गाइडेंसेस दी हुई थी। मिड पॉइंट ऑफ द ग्रोथ साइड ऑफ मैट्रिक्स इज समटाइम्स सेट एट 10% पर ईयर। इफ मार्केट ग्रोथ इज हायर देन दिस इट इज हाई और एनुअल ग्रोथ इज लोअर देन इट इज लो। सच्ची बात बताऊं, थ्योरी ने एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं कहा। ये हमारी किताब ने, चूंकि अब जब समझ आ गया सारा तो उसके बाद अब बच्चे पूछेंगे तो सही ना कि हाई ग्रोथ क्या और लो ग्रोथ क्या है, तो उसके लिए उन्होंने कहा समटाइम्स हम दरमियान वाले पॉइंट को 10% कह देते हैं। ऐसे ही है ना, 4 ग्रेड हैं तो दरमियान वाला पॉइंट ये है। 10% से ज्यादा ग्रोथ को हम कॉमनली ज्यादा ग्रोथ कह देते हैं, 10% से कम ग्रोथ को कॉमनली कम। तो अगर पेपर में आप 10% से ऊपर की ग्रोथ को ज्यादा कहें तो आपने कह देना है कि नॉर्मली 10% से ज्यादा ग्रोथ कॉमनली बड़ी ग्रोथ मानी जाती है। हालांकि थ्योरी वाले ने ऐसा नहीं कहा था, थ्योरी वाले ने बड़ी सब्जेक्टिव सी बात की थी सिचुएशन के हिसाब से। तो अब यहाँ हमारी किताब थोड़ा सा हमें हेल्प करना चाह रही है तो मैंने एंड पे फॉर रीडिंग के पॉइंट्स डाल दिए। अच्छा, मार्केट शेयर में क्या है? यूजुअली measure at annual sale for a particular product or business unit as a percentage of total annual market sales। जैसे मैंने नहीं कहा था कि भाई मार्केट में फर्ज करें अगर 100 आइटम सेल हो रहे हैं या 1 लाख आइटम सेल हो रहे हैं और आप 30,000 आइटम सेल कर रहे हैं तो वो कितना कमा रहे हैं, टोटल मार्केट कितना कमा रही है और आप कितना कमा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी यूजुअली एनुअल सेल्स किसी भी खास प्रोडक्ट या बिजनेस यूनिट की जो होती है उसको कंपेयर करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल, पूरी मार्केट की एनुअल सेल्स कितनी है। BCG मैट्रिक्स में मार्केट शेयर इज मेजर एज एनुअल सेल्स फॉर अ प्रोडक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एनुअल सेल्स ऑफ द बिगेस्ट कंपेटिटर। उन्होंने कहा कॉमनली तो शेयर ऐसे निकलता है कि आप कितना बेच रहे हैं डिवाइडेड बाय पूरी मार्केट कितना बेच रही है। बट उन्होंने कहा BCG में अक्सर हम आपको कंपैरिजन मार्केट से नहीं करते, जैसे कल हमने बात की थी बड़े कंपेटिटर से करते हैं। अब यहाँ देखते हैं मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि वो जो ऊपर वाली साइड है, ये जो हम दरमियान में बात कर रहे होते हैं, ये वाली जगह जिससे एक तरफ हाई शेयर है और एक तरफ लो शेयर है। मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, अब इसका मिड पॉइंट तो उन्होंने बोल दिया कि आप इसको 10% काउंट कर सकते हैं। ऊपर वाली जगह का मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड ऑफ मैट्रिक्स मींस सेल्स फॉर गिवन प्रोडक्ट और बिजनेस यूनिट आर इक्वल टू बिगेस्ट कंपेटिटर। इस जगह पे होने का मतलब ये है कि आपकी सेल बिगेस्ट कंपेटिटर के बराबर है। इफ अ प्रोडक्ट और बिजनेस इज मार्केट लीडर तो उसके पास हाई रिलेटिव शेयर होगा, और अगर आप मार्केट लीडर नहीं है तो आपके पास लो होगा। और अगेन जितना जवाब छोटा होगा उतना दूर होते चले जाएंगे लाइन से। इसका मतलब हाई और लो को हमारी किताब ने बहुत ही फंसा दिया, यानी इनके नजदीक हाई शेयर सिर्फ एक ही है अगर आप ही सबसे बड़े प्लेयर है। क्योंकि अगर आपसे कोई बड़ा कंपेटिटर है और वो नंबर 1 है और वो मिड में है तो उससे ऊपर तो आप है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आप इवन सेकंड नंबर पे भी हैं तो आपके पास लो मार्केट शेयर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ है, इसलिए मैंने गमो गुस्से का इजहार करते हुए इसको नीचे की तरफ डाल दिया। ऐसे में सवाल अब आएगा तो सवाल आपको फिर हिंट देगा कि आपने एक दफ़ा पूछा तो उसने खुद ही से कह दिया कि अगर आपके पास टोटल मार्केट का 15% से ऊपर हो या 10% से ऊपर हो तो ये बड़ा शेयर माना जाएगा। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, लेकिन इन्होंने जो इसकी वो निकाली है या मैंने ना चाहते हुए ICAP की किताब से कॉपी पेस्ट की है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि हाई शेयर में तो सिर्फ वही जाएगा जो मार्केट नंबर 1 है, बाकी सब तो लो पे चले जाएंगे। तो ये बात कुछ मुनासिब नहीं है। तो हम पेपर में अगर वो हमें हिंट दे देंगे मार्केट का तो हम कंपेयर करके हम कहेंगे अगर ये हाई है तो हम इसको इस वाले क्वाड्रेंट में डाल रहे हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? अगर मार्केट लीडर नहीं है तो फिर उसका मार्केट शेयर
लो है। प्लॉट कैसे करना है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट या बिजनेस यूनिट्स को मैट्रिक्स पे सर्कल के तौर पे प्लॉट करेंगे और सर्कल का साइज डिपेंड करता होगा कि उस प्रोडक्ट से रुपयों में सेल कितनी आती है। तो ये इस ग्राफ को बनाते वक्त की थोड़ी सी गाइडेंस है, मैंने इसलिए इसको नीचे करके लिख दिया था कि ये रीड ओनली है, और मैंने फिर इसको स्लाइड्स पे भी नहीं लेके आया था कि बस इसको एक दफा पढ़ लेना है। इससे नजरियाती इख्तलाफ जो है ना, ये वो बिगेस्ट वो वाला है, यानी हम बिगेस्ट कंपेटिटर से कंपेयर जरूर करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हम अगर नंबर 1 है तो ही हम हाई में आएंगे, वरना फिर तो हाई में तो वो एक ही आएगा पूरी मार्केट में। तो ये आप अपने बिगेस्ट कंपेटिटर की सेल का नॉर्मली आधे % से ज़्यादा होते हैं तो आप हाई ग्रोथ में होते हैं या हाई शेयर में होते हैं, और नॉर्मली अगर 50% से कम होते हैं तो आप लो ग्रोथ काउंट होते हैं। कभी मार्केट नंबर 1 के पास अगर 25% शेयर है तो मेरे पास अगर 13% है तो 13 सुनने में तो बुरा लगता है, लेकिन अगर सबसे बड़े डॉन के पास 25 है और मेरे पास उसके आधे से ज़्यादा है तो इसका मतलब मेरे पास अच्छा मार्केट का डिसेंट शेयर है। क्योंकि जैसे मोबाइल्स की मार्केट में हो सकता है आप एप्पल और सैमसंग को उठा के देखें तो 80% शेयर इन दोनों के पास हो, तो बाकी तो बेचारे बहुत ही छोटे हो जाते हैं। तो फिर आप बिगेस्ट कंपेटिटर से कंपेयर करते हैं, तो ये इन्होंने कुछ बात की थी। मुझे बताइए, आपने घर जाके पढ़ा, लिमिटेशंस पढ़ी, स्ट्रेटेजी इन्होंने बताई थी, वो एक टेबल जो मैंने नहीं दिखाया था जिसमें होल्ड लिखा था, कभी होल्ड कर लिया करें, कभी डाइवेस्ट कर दिया करें, कभी हार्वेस्ट करें, कभी जितना निकल सकता है निकालें। तो ये डिफरेंट तरह की स्ट्रेटेजीज हैं जो आप कर सकते हैं। मुझे बताइए, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? मॉडल समझ आ गया? यस। चलें आखिरी मॉडल की तरफ, इस चैप्टर को ख़त्म कर दें ताकि फिर इस वीक में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने के साथ, अब मेरे दिन में एक शरारत आ रही है, हमारा एक छोटा चैप्टर भी है, तकरीबन 3-4 सफ़े में मुक जाता है, एथिक्स वाला। उसका ताल्लुक नहीं है कि उसको किस टाइम पे कराया जाए, और फिर वीकेंड आए और आपके पास टेस्ट करने के लिए ज़रा कुछ अच्छा मज़ेदार मसाला हो। तो अभी देखते हैं, अभी ये वाला वो करते हैं, फिर हमने एक डिस्कशन वो वाली भी करनी है कि सवाल कितनी तरह के आते हैं, वो भी इस हफ्ते में कहीं ना कहीं तो हो ही जानी है। टेस्ट करने की कोशिश की आपने से कुछ लोगों ने, सारे यस चलते चलते यहाँ पे इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह आ गए। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ इस्लाम फिट कर दो। हाँ बस जब अल्लाह ने चाहा, अल्लाह हमेशा चाहता है, बस जो है ना वो हम मतलब हमें इंशाल्लाह तब कहना चाहिए जब हमारा भरपूर इरादा हो और हम कहें अगर अल्लाह ने चाहा, यानी अगर अल्लाह को लगे कि नहीं ये सही नहीं है तो वो आपको किसी और तरफ रूट कर दे। लेकिन जब आपने करना ही नहीं और कहते हैं जब अल्लाह ने चाहा, तो वो गलत बात है, ऐसे ना करें ना। तकदीर और वो उसमें भी तो कुछ वो होता है ना मामला, तदबीर में मौत तो आनी है एक दिन, तो सड़क पे जाके लेट जाए, कि अब चाहे ट्रक भी ऊपर से गुजर जाए मरूंगा ही नहीं, क्योंकि मौत तो एक दिन आनी है, वो तो तकदीर में लिखा हुआ है। भाईजान तकदीर तदबीर दोनों मिलके चल रही होती है, दोनों को साथ साथ लेके चलना होता है। आपको हुक्म मिला हुआ है कि आपने कोशिश करनी है, उसके बाद आउटकम क्या होता है वो अल्लाह मालिक है। घटिया सा पेपर दें और या पेपर दे ही ना और दुआ करते रहे अल्लाह तू मालिक है पास कर दे, दुआ की तासीर भी तो अटैच तभी होगी ना जब आपने कुछ तो परफॉर्म किया होगा। अपने हिस्से की परफॉर्मेंस दें, उसके बाद ऐसे खदशात कि अचानक से एग्जामिनर को आपका सवाल ना नजर आया या उसको सही से नहीं जज किया और आपके नंबर कट गए, उन खदशात से बचने के लिए अल्लाह की रहमत भी मौजूद है, लेकिन उसकी रहमत टॉपअप के तौर पे आएगी। एक ओवर टाइम होता है और एक बेसिक पे वेज होती है। आप पूरा दिन काम करते हैं तो बेसिक रेट पे सैलरी मिलती है, और जब उससे ऊपर 1 घंटा भी काम करते हैं तो 2 घंटे को बराबर पैसे मिलते हैं। तो अगर आप कहें मैं आके काम ही शाम वाले टाइम पे करूँ तो मुझे डायरेक्टली ही ओवर टाइम मिले, तो ऐसा नहीं होगा। आप बेसिक टाइम लगाएंगे तो ओवर टाइम मिलेगा ना। तो यही हमारे जिंदगी का भी फलसफा है। दुआ ओवर टाइम है, टॉपअप है, कैटलिस्ट है, ऊपर से डाला हुआ मसाला है, नीचे प्याले में कुछ नहीं रखा हुआ और सिर्फ मसाला डाला हुआ है, तो खुराक मजे की नहीं बनेगी। दुआएं जरूर तकदीर बदल देती हैं, लेकिन मेहनत करने वालों की। ये फलसफे में लोग हमेशा उलझते रहते हैं कि हाँ ठीक है बस किस्मत में लिखा होगा, जो होगा हो जाएगा, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अगर जो किस्मत में लिखा है वही होगा, मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे बिस्तर से उठने की ज़रूरत ही नहीं, जो किस्मत में होगा मेरे साथ हो जाएगा। तो अगर मैंने अमल ये किया कि मैंने लेटे रहना है तो फिर मेरी किस्मत भी उस तरफ चली जाएगी जो लेटे रहने वालों के साथ होता है। वरना तो जज़ा और सज़ा ही ख़त्म हो जाए कि आपके फ़िरौन का क्या कसूर, उसकी तो किस्मत में लिखा हुआ था कि उसने खुदाई का दावा करना है, उसने जो गलत हरकत की उसके साथ उसकी किस्मत रेगुलेट हो रही है। किस्मत में सब लिखा हुआ है, सारे आउटकम लिखे हुए हैं।
ये भी लिखा है कि मैं अगर इसे 1 घंटे आपको पढ़ाता रहूं तो उसके बाद मेरी लाइफ में क्या होगा, या अगर मैं अचानक से एक फ़ोन कॉल सुनता हुआ बाहर जाऊं और एक एक्सीडेंट में मारा जाऊं, वो भी लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। अब मुझे क्लास छोड़ के जाना है या नहीं जाना, ये मैंने डिसाइड करना है। एक्शंस हमारे कंट्रोल में है, आउटकम उसके कंट्रोल में है। अगर हम एक्शन सही नहीं करेंगे तो आउटकम तो वर्स्ट आएगा ही आएगा। हाँ, सही एक्शन करके और दुआ मांगना कि अल्लाह आउटकम भी अच्छा है, तो वो बरकत ऐड हो जाएगी। तो ये फलसफा, वरना पढ़ने के बाद बंदा कहता है फिर तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह तो वो जनाब वो सीपी के अंदर मौजूद उसको कीड़े को भी तो रिस्क दे ही रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं तो बिस्तर के अंदर कंबल ओढ़ के लेटा हुआ हूँ, मुझे भी रिस्क मिल जाएगा। हम इंसानों को मेहनत करने का हुक्म है, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके ज़रूर दुआ मांगे। तो बड़ा मज़े का फ्रेमवर्क है, लेकिन कभी भी लाइफ में ये मेहनत ये कह के नहीं छोड़ना कि नहीं जो मिलना है वो तो मिल ही जाना है। सारे आउटकम डिफाइंड होते हैं, सारे के सारे। तकदीर असल में ये है ख़तरनाक गुफ्तगू, इस पे लोग जो है ना फ़ौरन से काफिर और वो वाले वो कर देते हैं। तो मैं उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। मैं इस्लामिक स्टडीज़ भी हूँ, मैंने अपने तौर पे पढ़ा हुआ भी। मैंने इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम में एमफिल करनी थी, जो मेरी बेचारी तीसरे साल में जाके फंस गई। मैं पेपर नहीं दे पाता था अपनी क्लासेस की वजह से, तो मैं उधर से भागा हुआ हूँ। ठीक है, यानी भागा हुआ ये नहीं कि मैंने पहले वो किया फिर सीए में आया, सीए के साथ साथ कर रहा था, तो मेरे आर्टिकल्स बाकी सारी चीज़ें भी चल रही थी, उसके साथ साथ ये चीज़ें चल रही थी। तो दीन को स्टडी की है तो बड़ा अच्छा है जब आप इसको स्टडी करते हैं। हाँ, अगर इसको एक फनेटिक मौलवी से सुनते हैं तो वो बहुत ही ख़तरनाक वर्जन दीन का पेश करता है, जिसमें अपने अलावा दुनिया के सारे लोग काफिर हो चुके हुए होते हैं, और आप किसी से बैठ के बात करें तो सिर्फ नफ़रत के आईने से उसे देख रहे होते हैं। तो तकदीर का फ़लसफ़ा डज एग्जिस्ट, और हर इंसान के साथ हमेशा वो होगा जो लोहे महफूज पे लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ क्या क्या लिखा हुआ है ये तो नहीं पता। वहाँ पूरा ट्री डायग्राम बना हुआ है, ये बंदा ऐसे करेगा ऐसे होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, ये बंदा ऐसे करेगा ऐसे होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, ये बंदा ऐसे करेगा ऐसे होगा ऐसे होगा। वो सारे पाथ डिफाइंड है। शायद मेरी मौत 50 तरह से डिफाइंड हो, मैं अचानक से नशे करना शुरू कर दूं और उस नशे की वजह से मेरी बॉडी पे बुरे असरात हों, तो हो सकता है 3 महीने बाद भी मेरी मौत लिखी हुई हो एक खास पाथ में। तो एक और पाथ है जहाँ शायद 70 साल की जिंदगी हो, तो मौत बरक है और मौत लिखी हुई भी है, लेकिन कितनी दफ़ा लिखी हुई है, अलग अलग रूट्स हैं। तो फिर सूरह अलहम में अल्लाह से दुआ क्या मांगते हैं? उस रास्ते पे डालना जो सही वाला है, जिस पे इनाम किया, उस वाले रास्ते पे नहीं जिस पे गज़बनाक हो रहा है। तो फिर कहते हैं दुआ तकदीर बदल देती है, सदका बला को टाल देता है। आपने सदका दिया, आप एक पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट पे 10 मिनट बाद भी मौत लिखी हुई है, और इधर से मुड़ेंगे तो शायद 6 साल बाद मौत है। आपने सदका दिया, अल्लाह ने आपके दिल में अच्छा गुमान डाल दिया, आपको वो रास्ता ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया जिसमें मौत करीब नहीं थी। मौत बरहक है, उसने आना है और हर रास्ते पे आना है, लेकिन हर रास्ते का अलग अलग आउटकम है। कहीं जंग में मर जाना है आपने, कहीं बिस्तर पे लेटे लेटे मर जाना है। सारे आउटकम डिफाइंड है, और आपको दे दी चॉइस ऑफ चूजिंग बिटवीन द पाथ्स। अब हम गलत पाथ चूज करेंगे तो अंजाम उसके हिसाब से होगा, अच्छा पाथ चूज करेंगे तो अंजाम। तो सबकी तकदीर लिखी हुई है, सबके सारे आउटकम लिखे हुए हैं, लेकिन उस आउटकम पे चलने का इख्तियार हमने दिया है। तो फिरौन के पास जरूर मौका मिला होगा उसको कि वो एक अच्छे रास्ते पे चल के अपने आप को बचा सकता था, और उसकी एक अल्टरनेट वर्जन ऑफ तकदीर में या उस पूरे जो वो स्टोरी थी उसमें कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा अंजाम भी हो सकता था। तो कई दफ़ा हम देखते हैं कि एक बंदा बिल्कुल गलत साइड पे जा रहा है और रातों रात अचानक से फैसला बदलता है और सही साइड पे आ जाता है। ये वाक़या करबला में करैक्टर है हुर, उसमें ये है कि भाई एक रात पहले वो दूसरी फौज में, और रात में उसके दिल में ये आया, उसने देखा और वो दूसरी तरफ आ गया। तो ये चॉइस तो हमारे पास है कि हमने रास्ता किस तरफ बनाना है। तो अल्लाह ने हमेशा हमें इख्तियार दिया है, इंसान साहिब इख्तियार है। इंसान जो करेगा वो अल्लाह को पता है, जिस तरफ जाएगा वो अल्लाह को पता है, उसने सारी बिसात बिछाई हुई है, बट उसने ये इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं रखा। अगर मैंने वो रास्ता चूज करना है जो अल्लाह धक्के से मुझे जिस पे डाल रहा है, तो फिर मुझे सज़ा क्यों मिल रही है? मुझे सज़ा इसलिए मिल रही है कि रास्ते सारे अल्लाह ने बिछाए हुए हैं, लेकिन चॉइस मेरे पास है। हज़रत अली से किसी ने आके पूछा, जी इंसान कितना खुद कर सकता है और कितना तकदीर में फंसा हुआ? उन्होंने कहा एक टांग उठाओ, उठा ली, अब दूसरी टांग उठाओ, उन्होंने कहा इतना ही अपने ज़िम्मे और इतना ही फंसा हुआ है। तो आधी चीज़ हमारे कंट्रोल में और आधी चीज़ मालिक के कंट्रोल में है। उसके कंट्रोल में सब है, लेकिन उसने हमें उस कंट्रोल में से इख्तियार दिया है। हम अशरफुल मखलूकात इसलिए हैं कि वी हैव अ विल, हमने खुद से सोच के रास्ता चूज करना है। तो
तो अगर हम अच्छा रास्ता चूज करेंगे तो अच्छा अंजाम होगा। तो फिर अल्लाह कुरान में बार बार कहता है कि वो लोग जिन्होंने गलत रास्ता चूज किया, गलत रास्ते का इंतखाब किया, और जो सूरह फतेह है, और मतलब इसमें ख़ास तौर पे हम स्पेसिफिकली सूरह फातिहा में हम ख़ास तौर पे जब वो करते हैं, दुआ करते हैं, वो जो 7 आयतों के अंदर सारी चीज़ें वो है, तो उसमें दुआ है ही ये कि क्या कर, मुझे वो रास्ता दिखा दे। इसका मतलब सामने बहुत सारे रास्ते हैं, हमने चॉइस करनी है। हम अपने हिसाब से चॉइस करेंगे तो हमारे साथ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। तो हम उस मालिक से मदद मांगते हैं जो रहमान के साथ साथ रहीम भी है। नॉर्मल रहम करने वाला नहीं, अखीर रहम करने वाला है। अल्लाह एक ही जुमले में रहमान भी बोल रहा है अपने आप को, रहीम भी बोल रहा है। तो रहमान तो एक नॉर्मल मदद है जो उसने करनी है, और रहीम ये है कि उसने कुछ जगह सिस्टम को साइड पे करना है और हमारी समझे बेईमानी करते हुए मदद कर देनी है कि नहीं यार, बंदे को मैंने बचाना है। वो इतना अच्छा है, उससे लॉ लगाएंगे तो हमें रास्ता समझ आना शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह से दुआ हमेशा करते रहने चाहिए, और हमेशा अपने किए हुए हरकतों पे हमें जवाबदेह होना होता है। तो बगैर पेपर दिए अगर आप दुआ करेंगे कि पेपर पास हो जाए तो वो गलत हरकत है। पेपर डिसेंट या मोर देन डिसेंट करके, और अब प्रोबेबिलिटी है कि फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, अल्लाह से दुआ कर ली, कैटलिस्ट ऐड हो गया, अल्लाह की रहमत ऐड हो गई, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की सी वो जो बरकत का हमें इफेक्ट मिलना था वो मिल गया। लेकिन बरकत 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, 0 से जो मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। कुछ आपने नंबर्स पहले डाले होंगे तो फिर बरकत भी उसके एक्सपोनेंशियल में आएगी। तो अपने हिस्से का काम हमने ज़रूर करना है। ख़तरनाक फ़लसफ़ा है, इस पे लोग कत्ल हो जाते होते हैं नॉर्मली, लेकिन आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली ये फ़लसफ़ा है। हम सबकी लाइफ के सारे आउटकम किताब में लिखे हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी उस बंदे के साथ जो हुआ वो तो लिखा हुआ ही नहीं था, तकदीर में लिखा हुआ था सब कुछ, अब नसीब में कितना था, उसमें से मिलना क्या था। तो हम सबके सारे आउटपुट डिफाइंड है। बस हमने कोशिश करनी है कि हम अपने हिस्से का अच्छा रास्ता वो करें। अच्छी लोगों की मदद करेंगे तो कुछ जगह हमें थोड़े से हिंट्स मिल जाएंगे, एक रास्ता ज़्यादा प्यारा लगना शुरू हो जाएगा। अब ये मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं इन 2 में से चूज़ करते हुए वो कौन सा प्यारा लग रहा है, वो अब अल्लाह ने दिल में डाल दिया। क्यों? मैं पीछे किसी और रास्ते पे किसी की मदद करके आया था। जब मदद करके आया तो यहाँ अल्लाह ने रहमत से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया। अल्लाह अच्छाई की तरफ सपोर्ट करता है, बुराई की तरफ सपोर्ट नहीं करता। बुराई के रास्ते की तरफ अल्लाह नहीं दिखाता। वो एक और भाई साहब है हमारे बड़े करीब में होता है शैतान, जो शरक से करीब है उसकी तो सुनते नहीं है, और जो आसपास वर्गला रहा होता है उसकी सुने जा रहे होते हैं। तो फिर अल्लाह ने निज़ाम रखा हुआ है। जब एक तरफ से अपनी तरफ से बेईमानी कर दी, लोगों को अच्छाई की तरफ खुद ही से ज़्यादा डाल दिया, तो एक करैक्टर और भी ले आया जो वर्गलाएगा, और फिर उसी को कुरान में चैलेंज भी कर दिया कि तुम करो, तुम्हें क़यामत तक टाइम है, लेकिन जो मेरे होंगे वो सुनेंगे ही नहीं। अब गुफ्तगू थोड़ा सा ज़्यादा इस्लामिक साइड पे जा रही, तो मैं वापस आता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं इस्लामिक मुबल्लिग नहीं, मैं समाजी मुबल्लिग हूँ। मैं समाज के हिसाब से, दुनियादारी के हिसाब से आपको अच्छी बात बताने की कोशिश करूँगा। इस वीक तो हमने फिर एथिक्स वाला चैप्टर भी पढ़ना है। BCG मैट्रिक्स समझ आता है सबको? सारे के सारे लोगों को सारी बात समझ आ गई? बस ये नहीं समझ आ रहा कि सवाल किस तरह के आएंगे। तो फर्ज करें अगर मैं आपको एक सवाल दूं, चलें मैं आपसे कहता हूँ एक कंपनी है, उसका नाम है ज़ूटोपिया। ये कंपनी फर्नीचर में भी डील करती है और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में भी डील करती है। ज़ूटोपिया, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। ये जो ज़ूटोपिया नामी कंपनी है फर्नीचर में भी डील कर रही है और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में भी डील कर रही है। जो इनका फर्नीचर का सेगमेंट है वहाँ इनको कंपटीशन पड़ता है मार्केट के एक बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर से। इनकी और उसकी सेल्स बड़ी करीब हैं, और इन दोनों के पास मार्केट का तकरीबन 60% शेयर है इन दोनों के पास, और ये दोनों एक दूसरे के बड़े स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं। फर्नीचर की गवर्नमेंट ने अचानक से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए हैं, जिसके बाद लकड़ी को काटना बहुत ज़्यादा मना कर दिया उन्होंने, कैसे हमारी इन्वायरमेंट डैमेज होती है। और अब लोग आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की तरफ आएँ और लकड़ी की सिर्फ उतनी ज़रूरी चीज़ें बनाएं जो रीयूजेबल हों, जिसकी वजह से अब लकड़ी की मार्केट पे कुछ परेशानियां हैं। तो ज़ूटोपिया नामी कंपनी का जो लकड़ी वाला विंग है, फर्नीचर वाला विंग, बताओ BCG में कहाँ प्लेस करोगे? नंबर 1, नंबर 2 क्यों, और नंबर 3 फिर बताओ कि इस विंग की क्या खसूसियात होते हैं।
प्लेस कहाँ करेंगे? अब आपको ये समझ आ गया कि शेयर तो बड़ा तगड़ा है लेकिन मार्केट ठंडी हो गई है। तो पहला स्टेप कैश काउ हेडिंग। अगला सवाल था क्यों कैश काउ? तो आप कहेंगे किबला देखें, दो मेन कंपेटिटर हैं, दोनों के पास 60% शेयर है, जिससे ये साबित हो रहा है कि मार्केट शेयर हाई है। देन चूंकि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन आ गई है तो अब ये मार्केट अब ज्यादा प्रोमिसिंग नहीं रही, ज्यादा लुक्रेटिव नहीं रही, तो इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, ठंडी हो जाएगी मार्केट। चूंकि हाई शेयर और लो ग्रोथ है, इस वजह से हम इसे कह रहे हैं कैश काउ। अब कैश काउ के फजाइल बयान करेंगे। आप कहेंगे कैश काउ एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें ऐसे होता है, कैश काउ आपको प्रॉफिट कमा के दे रहे होते हैं, बिजनेसेस को चाहिए कि वो अपने आप को मैनेज करें ताकि वो कैश काउ से आहिस्ता आहिस्ता पैसे कमाते रहें, उस पर उतना इन्वेस्ट करें जितना ज़रूरी है। 6 नंबर का सवाल या 4 नंबर का पार्ट जिसमें आपने असल में दिमाग इस्तेमाल किया, बाकी तकरीबन अल्फाज किताब के थे। सवाल यूं भी आ सकता है कि कंपनी की 4 सेगमेंट्स हैं, इनको बीसीजी के मैट्रिक्स में क्लासिफाई करो और बताओ क्यों क्लासिफाई किया, और फजाइल नहीं पूछे, तो ये ज़्यादा आसान सवाल हो गया। आपने लिख दिया डॉग, कैश काउ, फलाना फलाना, प्रोडक्ट्स को देखा एक एक करके उसके सामने लिख दिया और नीचे बता दिए 2 फीचर के, ये इसमें ये हाई है ये लो है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया। ज़िंदगी आसान। बड़े प्यारे सवाल होते हैं मॉडल के, उसके लिए जिसको समझ आए कि स्टार कहते कैसे हैं, और जो रटा मार के बैठा हुआ होगा सवाल उसको देख के कलाबाजी ही खा रहा होगा, वो कहेगा ये अजीब सी बात आ गई। तो जब मॉडल आए तो मॉडल को समझना बहुत अच्छे तरीके से। और मॉडल में ऑथर कौन है, मॉडल का नाम क्या है, उसके मेन एलिमेंट्स वो याद हो, उस मेन एलिमेंट के अंदर की फीचर याद करना चाहें तो कर लें, अगर आपको लगे कि मुझे पेपर में भूल ना जाए तो बेशक वो जो दरमियान में 3-4 लाइनें लिखी होती हैं चाहे याद कर लें, और चाहे तो वो आप अपने अल्फाज में खुद से स्मार्ट वर्डिंग में लिख लें। आपकी रजिस्टर का एक सफ़ा, वो जो आपके फाइनेंस वाला रजिस्टर, उसके एंड पे आपने 10-12 सफ़े खाली छोड़ने हैं, एक सफ़े पे एक मॉडल का जो कुछ आपको समझ आया वो लिख दें। जब भी आपने मैनेजरियल साइड रिवाइज करनी है बस आपने उन सफ़ों को जाके देखना है, बाकी जेनेरिक बातें हैं। अब ये जो इंडस्ट्री वो है फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, उसको क्या या रट्टा मारेंगे आप, ठीक है, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। अब उस पे पेपर में अगर सवाल आए तो आप कुछ ऐसा नहीं है कि आप तैयार होके जाएंगे, सवाल पेपर में अजीब सा कुछ भी आ सकता है। सवाल कितनी तरह के आते हैं, हल्का सा हिंट दिया, लेकिन मज़ा आएगा जब हम प्रॉपर लेक्चर में देखेंगे। 3 क्या बात है, ऐसे बच्चे पूरी क्लास को डुबो देते हैं। पूरी क्लास वाले जो है ना उनको बड़ी नफरत होती है ऐसे बच्चों से जो याद रखते हैं कि सर ने कुछ काम दिया था, मुझे वाकई भूल गया था। ये भाई बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे, कितने अच्छे हम भी आपसे ये एक माउस जैसी चीज थी। हाँ जी, और ये कौन सी कंपनी, गूगल की चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो क्या प्रोडक्ट मिली फिर ये, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट तो गूगल की प्रोडक्ट ही नहीं, फंस गए। अब न्यू नेम इसका माइक्रोसॉफ्ट है। उन्होंने जी इस चीज का न्यू नाम मुझे माइक्रोसॉफ्ट मिला। हाँ जी, और कोई किबला आपकी तहकीक क्या कहती है? ओए इन्होंने कहा वो क्या, वो शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया कि जो है ना वो आज इस पे कोई निशान नहीं लगा हुआ। अभी तस्वीर खींच लें इसकी, अभी तस्वीर खींच लें, और आपके पास एक और दिन है। कल आपने मुझे याद कराना है कि मैंने सबसे पूछने कि क्या बना। अब ये भाई कल छुट्टी पे होंगे, ठीक है। और अगर ये याद नहीं कराएंगे तो आपने याद कराना है, पहले आपने इंतजार करते हैं, फिर आपने कहना सर वो भाई ने याद नहीं कराया। ठीक है, इदारे ऐसे ही करते हैं, सारों की जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं और खुद सुकून से बैठ जाते हैं, सब एक दूसरे की शिकायतें लगाते रह जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो बड़े जोश में अगले सिंबल्स की तरफ आ रहा था, लेकिन बाकी सिंबल्स में कुछ पता लगा। चले 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 फिर। अच्छा है कि ये जो ये वाले भाई साहब है, ये क्या चीज़ थी? ऑक्शन। auction.com भी इस तरह का सिंबल यूज करते हैं या इसी तरह के रंग थे और इसी तरह की चीजें थी? इसी तरह का। ठीक है, इनके रंग वगैरह भी बदल जाते हैं। ये ऐड का जो अकाउंट है गूगल का, जो एडसेंस और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ये उसको डील करता है। चलें, थोड़ा सा तो मैं भी बेईमानी कर सकता हूँ सपोर्ट करने के लिए। वो वाली थी कौन है, वो तो आपने बता दिया था, तो फिर इसका मतलब है यही रह गया, बस यही रहता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में तो उसको डिफेंडर कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, लेकिन शायद किसी और जगह पे इसका, चूंकि हम गूगल को देख रहे हैं
तो एक बात तय है कि ये भाई साहब हैं गूगल से कोई ताल्लुक रखने वाले, ठीक है। नहीं तो चैट जीपीटी को अब ये कहना है, उसे कहना है कि ये तस्वीर मुझे गूगल के कॉन्टेक्स्ट में दी गई है। तस्वीर देने वाले ने कहा कि इसका गूगल से कोई ताल्लुक है, तो मुझे अब आपने गूगल में ढूंढ के बताना है कि ये क्या है, ठीक है। गूगल लेंस भी एक ऐप होती है, उसमें आप तस्वीर देखिए और तस्वीर के थ्रू सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक मज़ेदार ऑप्शन होती है। एआई कभी कभी धोखा भी दे देता है। खैर अब तो जेमिनाई भी मौजूद है, जेमिनाई को भी काम पे लगाया जा सकता है, गूगल जेमिनाई। चलें जी, हाँ जी, लाइफ साइकिल मॉडल ये ओपन थियरी है। बहुत सारे थ्योरिस्ट ने बहुत सारे तरीके से लाइफ साइकिल की बात की है। तो इसमें आपको ऑथर का नाम ज़हन में नहीं रखना, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसी और ने कहा, किसी ने इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल की बात की, किसी ने कंपनियों की लाइफ साइकिल की बात की। तो हम इसको प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ये लाइफ साइकिल मॉडल क्या है? हमने अभी तक दो थ्योरियां पढ़ ली हैं, कौन सी? पोर्टर की 5 फोर्सेस और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मैट्रिक्स, ये दो थ्योरियां पढ़ ली। इस तरह के हमने टोटल 10 से 11, एक 11वीं छोटी है, तकरीबन 10 हमने इस तरह के मॉडल पढ़ने हैं, और तकरीबन हर पेपर में औसतन 2 सवाल इन मॉडल्स में से आ रहे होते हैं, तकरीबन 18-19 नंबर। तो आपको पहले से पता होता है कि चूंकि ये जान है पेपर की कि वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल दे रहे हैं। एक तो जेनेरिक डिस्कशन चल रही है ना कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको जो मर्जी कर लो पेपर में, वो सिनेरियो बना के पूछें तो आपका याद किया हुआ भी बेकार है। तो उधर तो सवाल है आप खुद से, लेकिन जो मॉडल है, मॉडल में स्पेसिफिकली आपने भाई मार्केट सेगमेंटेशन के आप 5 फायदे बता दो जो किसी और ने नहीं बताए, किसी और ने कुछ और बता दिए, चल जाएगा। लेकिन अगर ये 5 फोर्सेस कुछ और बता दें और ये भाई कुछ और 5 फोर्सेस बता दें तो वो गलत हो जाएगा। तो बस मॉडल की जो एलिमेंट्स है ना वो हमें याद होने चाहिए, और जो ज़्यादा रट्टे के शौकीन है और ज़्यादा इंग्लिश के दिलदादा नहीं है तो वो कम से कम फिर पूरे मॉडल के अंदर वो जो छोटी छोटी सी लगी रहे हैं वो भी याद कर लें। हैं तो टोटल 10 सफ़े ही ना, तो 10 सफ़े से आपको ये सिक्योर हो जाता है कि जो लॉजिकल सवाल आएगा उसके ऊपर मेरी ग्रिप हो जाएगी। लाइफ साइकिल मॉडल, लाइफ साइकिल मॉडल बड़ा मज़ेदार सा मॉडल है। ये हमेशा ये बताता है, ये ज़िंदगी के तकलीफ-देह हक़ाइक़ के बारे में बताता है हमें। पहले एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो छोटा होता है, अभी वो ज़रा मतलब बहुत ज़्यादा हिलन जुलन कर रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। वो भी इंट्रोडक्शन फेज़ में होता है, अभी बिल्कुल मतलब लोगों के सामने वो एक बच्चा आया होता है कि हाँ भाई ये बच्चा है और ये छोटा बच्चा है। फिर एकदम से वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है, अचानक से ख़ास टाइम पे उस घुटने चलना शुरू कर देता है, 1-2 महीने बाद पाँव पे चलना शुरू कर देता है, 2-3 महीने बाद बोलना शुरू कर देता है, और हर महीने उसके जो कपड़े खरीदे जा रहे हैं 2 महीने बाद उसको छोटे होने शुरू हो जाते हैं। तेज़ी से ग्रोथ करते करते करते, और ये देखें कि बचपने से लेके ख़ास उम्र तक का, फ़र्ज़ करें 8वीं 9वीं तक, बहुत तेज़ी से जिस्म में तब्दीलियाँ आती रहती हैं और आप बिल्कुल एक घबरू जवान बन जाते हैं। फिर कहानी रुक जाती है, फिर तकरीबन आप उसी कद के रहते हैं अगले कई साल तक। मर्दों को इसमें ये बड़ा फ़ायदा होता है कि उनके जो उस वक्त के कपड़े हैं, अगर उन्होंने तोन ज़्यादा नहीं निकाली तो वो उनको कई साल तक आते रहते हैं। ख़वातीन को तो मसला होता है ना कि किसने किस इवेंट पे क्या पहना था, उसने उस वाली उसमें, वो उनका ना बड़ा ज़बरदस्त मैट्रिक्स उनके दिमाग में चल रहा होता है। तो उनको ये पता होता है कि ये वाले कपड़े उस तरह की ऑडियंस के सामने, उस तरह की महफिल में पहने जा चुके हैं। हम लोग देखते हैं कि अलमारी में सामने क्या है और कौन सा इजीली इस्त्री हो सकता है मौके की मुनासबत से। जी, किसको सलवेटें कम पड़ी हुई हैं, और फिर हमने अगर एक कपड़ा वापस वो करना है तो उसको टांग देते हैं खूंटी पे कि 2-3 दिन बाद वो रीयूजेबल हो जाएगा। चाहे पसीने भी हो पड़े पड़े, उसमें से हवा आर पार होती है, सेटमेंट हो जाता है। ख़वातीन थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा साफ़ सुथरी होती हैं, डिसेंट होती हैं, वो ज़रा ज़्यादा इसका हिसाब किताब रखती हैं।
तो बहरहाल हम बात करें तो उस बच्चे की जो बड़ा हो गया है, अब वो एक खास मैच्योरिटी को पहुंच चुका है, एक खास कद तक पहुंच गया है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इंटरेस्टिंग बात है कि एक टाइम आता है कि इस बंदे का कद फिर से कम होना शुरू हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? हड्डियाँ सुकड़ना शुरू हो जाती हैं, मसल सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। जब ओवरऑल हड्डियाँ बिल्ड हुई हुई हैं, अगर हर हड्डी थोड़ी थोड़ी सी कम होगी तो बुढ़ापे में इन लोगों का कद तकरीबन आधा फुट 1 फुट कम हो जाता है, जिस्म सुकड़ जाता है। ये मुश्किल टाइम होता है, एनर्जी भी नहीं होती ज़्यादा, डिपेंडेंट भी हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप मौत की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। तो कहाँ एक तरफ वो बचपना था जहाँ उमंग थी आगे बढ़ने की, कहाँ एक तरफ वो टाइम जब आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, और कहाँ एक मैच्योरिटी आप एक पीक पे पहुँच गए और आपने कहा अब जो है ना गुनाह करने अन्य वाह। जवानी यही तो कबाड़ा करती है। लेकिन अगर आप जवानी में ही समझ जाएं, सुधर जाएं, तो गेम बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। इंसान पे ये फेज़ आते हैं, पैदा होता है, बढ़ता है, एक ख़ास पॉइंट पे पहुँचता है और फिर मर जाता है। सेम गोज़ विद प्रोडक्ट्स, सेम गोज़ विद इंडस्ट्रीज़। तो टाइपराइटर कभी आया था दुनिया में, तो कभी पहली दफ़ा लोगों को सुनने में आया था कि हम हाथ से लिखने के बजाय एक मशीन पे पिटिक 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 उंगलियां मारें तो वो सामने स्क्रीन पे धाड़ धाड़ धाड़, बड़ा मज़े का उसका वो होता है। वो इंक में डूबे हुए होते हैं कैरेक्टर, आप ऐसे करते हैं तो एक स्टिक जाकर धाड़ करके कागज़ को मारती है और उसके ऊपर वो अगर एस बना हुआ स्टिक पे तो वो कागज़ पे एस चिपका देती है। तो अगर कोई टाइपराइटर यूज़ कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द के 4-5 घर वाले सो नहीं सकते, उसकी इतनी शोर शराबे वाली आवाज़। लेकिन दुनिया के लिए बड़ी प्रीमियम चीज़ थी। यार कमाल हो गया, लिखने वाला काम लिखाई शिखाई से आज़ाद हो गया, बस अब टाइप करो, बेहतरीन। उस पर बड़ा तेज़ी से ग्रोथ आया, हर कंपनी ने, हर इदारे ने, हर लिखारी ने, हर किसी ने उसको लेना शुरू कर दिया। वो बड़े अरसे तक बड़ा मैच्योर रहा और लोगों को होता था कि हाँ भाई किसी भी कंपनी में टाइपराइटर नहीं है तो इसका मतलब है उनके पास बेसिक मशीन ही नहीं है। फिर टाइम आया कि कंप्यूटर के प्रिंट्स और इस तरह की चीज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता टाइपराइटर को नापैद कर दिया और अब वो बिल्कुल कहीं दूर पड़े हुए हैं। तो रेडियो भी कभी आया था, अचानक से घरों की शान बन गया था, लोग मैचेस सुनते थे, उसके ऊपर खबरें सुनते थे। घरों के जो बुजुर्ग हैं उनके पास रेडियो एक ख़ास मॉडल का पड़ा होता था, वो उसके सेल बदलते थे तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता रेडियो मोबाइल के अंदर आना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता अब इस एरा में अब कोई रेडियो यूज़ नहीं करता, सिवाय इसके कि वो गाड़ी में बैठा हुआ जा रहा है और उसने अपना लंबा सफ़र गुजारना है तो बस वो रेडियो के चैनल बदल बदल के अलग अलग तरह की मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होगा। चूँकि नात तो कहीं कहीं लगी हुई होगी, रमज़ान तक में आपको एक आध जगह अच्छी बात नज़र सुनाई दे रही होगी, बाकी हर जगह गाने शाने चल रहे होंगे। तो रेडियो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते 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 बिल्कुल ही फौत हो गया। तो कभी फिज़िकल क्लासेस भी हुआ करती थी, शोर शराबा होता था, लोग कहते थे फिजिकल क्लास में जाएंगे 300-300 400-400 के कमरे होंगे तो भरे हुए होंगे और सारा कुछ है, और लोगों को ऑनलाइन लोग घर से निकलेंगे, क्लास लेनी है, लाजमी क्लास लेनी है, बच्चे बैठते थे। एक बड़ा पीक टाइम आया, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ गई कि यार क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का, फेल ही होना है ना। घर बैठ के भी हो सकते हैं, ऑनलाइन क्लास लेके भी हो सकते हैं, कुछ ना करके भी हो सकते हैं। तो फिज़िकल क्लासेस के साथ भी ये हुआ, एक ख़ास टाइम पे पीक मैच्योरिटी पे गई। अब उसके बाद सबको पता है कि हाँ भाई हम ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, फिज़िकल भी ले सकते हैं। पहले हमारे साथ ये होता था कि सेशन एंड तक, मिड तक जाके हमारी रेशो ख़राब होती थी और पिछली दफ़ा हमारे पास 39% फिज़िकल थे और 61% ऑनलाइन थे। तो फिर ऑनलाइन क्लासेस भी एक टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी, पीक पे गई, एक ख़ास जगह पे गई, फिर उसमें भी डिक्लाइन आया। जब कोविड के बाद के अगले 2 साल गुजरे तो लोगों ने कहा यार छोड़ो अब फिज़िकल जाना है। तो इन प्रोडक्ट्स के अपने अपने लाइफ साइकिल है। तो इसी तरह से एसी बनाने वाली इंडस्ट्री, कभी एसी आया तो दुनिया पागल हो गई, वो जो विंडो एसी होता था फिर धड़ाधड़ चलता था, बेहतरीन कूलिंग करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आया कि बिजली बहुत ज़्यादा खाता है, तो अब वो विंडो एसी जो दीवार में लगा हुआ एसी होता था, बड़ा सा खोपा होता था, नज़र ही नहीं आता कहीं, सिर्फ सऊदी अरब में नज़र आता है। या ऐसे मुल्कों में जहाँ जिनकी बिजली सस्ती है तो वो कहते हैं यार खुल के खेलो, और जो गर्म बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ में आपको नज़र आता है, वरना नज़र नहीं आता। या वापडा वालों के घरों में नज़र आता है, ठीक है, उनको फ्री है तो जितना मर्जी सड़ाएं। गवर्नमेंट के अक्सर ऑफिसेज में इनके जो वो होते हैं जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं उनके घरों में नज़र आता है, क्योंकि उनको बिजली के मसले ही नहीं है, तो वो कहते हैं ठंडा एस। लेकिन कहाँ हैं वो एसी, अब नापैद हो गए, 5% भी नहीं रह गए। फिर जो एसी है
ये इस वक्त जो आप सामने एसी देख रहे हैं, ये भी वो एसी नहीं है जो असल में एसी आपने देखा था बचपन में। अब इन्वर्टर आ गए, इन्वर्टर बिजली भी सेव कर रहे हैं, ऑपोजिट चलने की सलाहियत भी रखते हैं, सर्दियों में गर्मी भी करने की कैपेसिटी रखते हैं, और आपको आज के दौर के बिजली के सॉल्यूशंस और आज के दौर के सोलर और इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत अच्छी कम्बिनेशन देते हैं। ठीक है, और वाईफाई और इस तरह के फीचर्स भी। तो हुआ ये कि वो जो एसी ओरिजिनल था वो इंट्रोड्यूस हुआ, वो ग्रोथ पे गया, वो मैच्योरिटी पे पहुंचा, फिर वो डिक्लाइन की तरफ चला गया। तो ये पूरी इंडस्ट्रीज के साथ होता है, पूरी प्रोडक्ट्स के साथ होता है। कैमरे हुआ करते थे किसी ज़माने में बड़े प्रीमियम से, अब फ़ोन के अंदर, अब मेरे फ़ोन में 200 मेगापिक्सल कैमरा है। अब 200 मेगापिक्सल गिनती की चंद मोबाइल्स में, तो थोड़ा बहुत सर्च करके आपको पता लग ही जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि वो मोबाइल के अंदर उतना तूफानी कैमरा आ गया है जितना पहले फिजिकल रखा हुआ कैमरा वो नहीं होता था। जो शादियों में जो कैमरे इस्तेमाल हो रहे होते हैं 40 मेगापिक्सल, तो मोबाइल के अंदर 200 मेगापिक्सल। तो गेम कितनी बदल गई। तो कैमरा, वो जो शादी की रिकॉर्डिंग करने वाला कैमरा था कभी आया, और अब आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे से हैंडसेट आ गए हैं कैमरों के। अब किसी जगह खबर आई थी कि आईफोन 15 या 16 से पूरी मूवी शूट की है। पता नहीं कौन सी एक मूवी थी जो खासतौर पे प्रमोशन ये थी कि ये मोबाइल से शूट हुई है। तो टेक्निकली कैमरा तो तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे वो पीटीआई वाला बंदा कहता है कि कैमरा तो जो भी हो गया तबाह हो गया। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट के साथ तकरीबन ऐसा होता है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है, हर सर्विस के साथ ऐसा होता है। कभी लोग बहुत शौक से अकाउंटिंग करवाते थे, जी हमें बंदे चाहिए जो हमारी अकाउंटिंग करें, हमारा डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करें। आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, चीज़ें ऑटोमेट होती चली गई, और अब आपके पास वो जो पहले एंट्रियाँ करने वाले, फिर लेजर बनाने वाले, फिर ट्रायल बनाने वाले, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले, दरमियान के सब गायब हो गए। अब सिर्फ एंट्री होती है और एंड पे अब अपडेट हो जाता है, और एंट्री भी काफ़ी पुरानी चीज़ हो गई है। अब बारकोड स्कैन होता है और फुर्र करके एंड तक सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये लाइफ साइकिल मॉडल बेसिकली हमें बता रहा है कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी, आपकी जितनी भी सर्विसेज होंगी, यू मस्ट नो कि उसकी लाइफ साइकिल क्या चल रही है। आपको ये समझना होगा कि ये क्या है। ये भाई ने कहा फिर हम एंट्रियाँ क्यों कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे अब बड़ी क्लासों में आपको कभी ABC की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपसे किसी ने पूछा ही नहीं ABC आपको आती है या नहीं आती, आप जुमले बना रहे हैं। वो जुमले कैसे बना रहे हैं, चूँकि कभी आपको ABC आती थी। तो आज शायद वो ABC आप कहेंगे मुझे ABC आती है, तो ये कोई कमाल बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ABC नहीं आती तो फिर आपको आज वाले जुमले भी नहीं बनाने आते। तो वो डेबिट क्रेडिट वो ABC है, वो बेसिक स्किल है जो आपको पता हो। चाहे सॉफ्टवेयर कर रहा है, आपको पता हो कि बैकएंड पे क्या है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए या अगर कहीं कोई गड़बड़ हो तो आपको रूट कॉज पता हो कि एग्जैक्टली पीछे क्या है। जब कैलकुलेटर मौजूद है तो मैथ सिखाते ही क्यों है, इसलिए कि आपको पीछे की जो स्किल है वो पता हो। हाँ, अब जब टूल अवेलेबल है तो उतनी स्किल सिखा दी जिससे आपको अंदर की कहानी पता लग गई, और अब टूल की मदद से आप तूफानी हो जाएंगे। तो अब तो AI ने बेड़ा गर्क कर देना है। फाइनल का ऑडिट का पेपर दे ही नहीं सकते अब आप। आपको पहले AI का कोर्स देना पड़ेगा, डाटा और AI का, फिर आप फाइनल का कोर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडिट के अंदर डाटा इन्वॉल्व है और उसके साथ उसने सिंक हो जाना है। तो फिर ऑडिट में रिस्क पे बहुत सारी डिस्कशन होती थी, अब रिस्क की बहुत बड़ी डिस्कशन उठा के डाटा के पेपर में डाल दी है। AI में अगेन मतलब ये जो हम लोगों से रिलेटेड AI है, इसको हम कहते हैं डाटा एनालिटिक्स। इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके मुख्तलिफ पैटर्न्स अंदाज़ा लगाते हैं। स्टॉक के इन आउट होने से, आपके लेजर्स की मूवमेंट से, मुख्तलिफ तरह के हम पैटर्न्स असेस करते हैं और उसकी बेस पे अंदाज़ा लगाते हैं। फिर ड्रोन जाके स्टॉक काउंट कर रहे हैं। इंसान से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा एरिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर कर लेता है, ज़्यादा लोकेशंस पे भेज सकते हैं मल्टीपल तरीके से, और सुस्ती भी नहीं करता। और ऐसा भी नहीं कि उसके सामने बर्गर रख दो तो वो खाने बैठ जाएगा और काम नहीं करेगा। इंसान के तो ये मसले भी हैं। AI बड़ा जालिम है भाई। अभी तो गेम पता नहीं कहाँ से कहाँ जानी है। 2 साल बाद तो पता नहीं क्या वर्जन होगा। हम क्या करें, हम अपने आप को AI की स्किल्स के साथ ज़रूर लेके चलें। YouTube पे बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं AI के, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको जा सकता है। कोर्सेरा ने इतनी ज़बरदस्त डील दी हुई है। कोर्सेरा के पास बेतहाशा कोर्सेज पड़े हुए हैं, और कोर्सेरा का किसी ने अनलिमिटेड पैकेज लेना हो ना कोर्सेज का तो $500 का होता है।
$500 कितने होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000। 1,30,000 35,000 के करीब। ICAP ने उनके साथ 17,000 रुपये में क्रैक किया हुआ है। ICAP का कोई भी स्टूडेंट या कोई भी मेंबर 17,000 रुपये दे कौरसेरा को, पूरे साल जो मर्जी कोर्स करना है करे। 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है आपको, अनलिमिटेड कोर्सेज की एक्सेस आपके अपने पोर्टल पे मौजूद होगा। नीचे ऑप्शन आ रही होगी, नहीं तो आप ICAP को ईमेल करें, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कौरसेरा का वो पैकेज लेना है जो ICAP ने कौरसेरा से डील किया हुआ है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। मेंबर के लिए 1,000 रुपये महंगा है, स्टूडेंट के लिए शायद 17,000 है, मेंबर के लिए 18,000 है। हर तरह के कोर्स हैं, 2-2 घंटे के कोर्स भी हैं। आपके पास टाइम नहीं है ओके, आप एक दिन बैठे वो 2 घंटे के कोर्स में छोटी छोटी सी वीडियो से आप वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो उसमें फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी हैं, AI के कोर्सेज भी है, वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स है। कौरसेरा फिर सिर्फ अकाउंटेंट्स थोड़ी, तो पूरी दुनिया ओपन हो गई। तो अगर कुछ पैसे हों अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के, तो एक दफ़ा वो लेके पूरे साल का आपके पास वो आ जाता है। फिर आप अपनी पसंद का टॉपिक डालें और उसके अंदर देखें और चूज़ करेंगे मुझे 3 महीने वाला कोर्स करना है, महीने वाला कोर्स करना है, 2 हफ्ते वाला कोर्स करना है, इतने घंटे वाला कोर्स करना है। अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों ने वो कोर्स बनाए हुए और बहुत फाइन ट्यून बनाए हुए होते हैं। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। सर क्या बात कर दी, हम तो पैसे दे के BI नहीं पढ़ते। वापस इधर आते हैं, लाइफ साइकिल मॉडल। आप कुछ कहते कहते रुक गए। सर ये भी तो है, ये भी साथ साथ है, नॉलेज और स्किल्स दोनों साइड बाय साइड चलनी चाहिए। नॉलेज कम्स फर्स्ट, स्किल्स कम सेकंड। नॉलेज के साथ स्किल हो तो गेम ओवर हो जाएगी, गेम बहुत ऊपर चली जाएगी। और अगर बगैर नॉलेज के स्किल होगी तो फिर आपको अगले 10-15 साल स्किल्स के ऊपर इतनी मेहनत करनी होगी कि आप वहाँ से वो करें। हमारे तो कॉलेज का नाम स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस है। हम तो खुद ढूंढते हैं स्किल्स वालों को। अभी इस वक्त हमने SBI की 2 हिस्से कर दी हैं, एक ट्रेडिशनल हिस्सा जो SBI कैफ है और एक SBI स्किल्स है। मैं SBI कैफ से निकल चुका हूँ मैनेजमेंट में से। अभी भी बच्चे मुझे राब्ते कर रहे होते हैं, मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है। मैं SBI स्किल्स पे मुख्तलिफ नेफ्टेक, इस तरह से कुछ और कंपनियाँ, फिर वेप्रो सर्विसेज, अलग अलग लोगों से रब्ता करके उनसे डिफरेंट तरह के हम कोर्सेज स्नैच कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को आपने सस्ते में कुछ कोर्सेज इवनिंग के कराने हैं। लाइफ साइकिल मॉडल, इसकी शक्ल किस तरह की होती है? इस तरह की कोई डायग्राम बनती है कि सम टाइम एक इंट्रोडक्शन फेज होता है। अब ये नीचे X एक्सेस पे चल रहा है टाइम और Y एक्सेस पे चल रहा है सेल्स। जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वैसे वैसे सेल्स ऊपर जा रही है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इतना टाइम हो चुका है आपको और इतनी सेल्स हो चुकी हुई हैं आपके पास। तो ये टेक्निकली ये इस तरह से करके कि कंपनी की सेल चलते 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 इंट्रोडक्शन में ज़रा कमज़ोर होती है, भी लोगों को नहीं पता, फिर अचानक से ग्रोथ आती है, शूट कर जाता है काम धड़ाधड़ जनाब, बेहतरीन। फिर एक ख़ास जगह पे उनकी पीक आ जाती है, मैच्योरिटी, सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि बस अब वो मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और फिर उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। हर टाइम के अपने फीचर हैं। जो इंट्रोडक्शन फेज़ है उसमें एक कंपनी को चाहिए कि वो बताए लोगों को कि हमारी प्रोडक्ट है क्या, ये टाइपराइटर चीज़ क्या है, ये करता क्या है। ग्रोथ फेज में आपने एग्रेसिव मार्केटिंग करनी है कि वो शूट जा रहा है, ऊपर जा रहा है तेजी से, आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको पंप करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को पकड़े और अपने कंपेटिटर्स को हराने की कोशिश करे। जब मैच्योरिटी पे पहुंच गया तो आपने एक डिसेंट मार्केटिंग करनी है, उसका उस जगह पे बरकरार रहना है। ये तकरीबन कैश काउ टाइप की सिचुएशन बन जाती है। कोशिश करें, और जब डिक्लाइन हो रहा है तो फिर डिसीजन लेने शुरू कर दें कि उसके साथ क्या करना है। क्या डिक्लाइन फेज को आपने दोबारा से बेहतर करना है, या डिक्लाइन पे उसको डिक्लाइन होने देना और पैसा लगा के किसी और ऐसी प्रोडक्ट पे लगा देना है जो अभी इंट्रोडक्शन या ग्रोथ फेज में। तो हो सकता है कंपनी कई तरह की चीज़ों में डील कर रही हो, तो कोई प्रोडक्ट किसी फेज में हो, कोई प्रोडक्ट किसी फेज में। फॉर एग्जाम्पल हम CA को डील कर रहे हैं, CA मैच्योर फेज में है। ACCA को देखें तो वो इस वक्त ग्रोथ में है, वो कोशिश कर रहा है शेयर लेने की। अगर हम डील करें ICMAP या CMA या CFA, ये जो अमेरिकन बेस्ड क्वालिफिकेशन है, वो डिक्लाइन पे है, चूँकि वो ग्रेजुएशन के बाद होती हैं और ग्रेजुएशन लोगों ने नहीं की होती। अब लोग FSC के बाद ये ACC में चले जाते हैं या CMA, और पहले बहुत सारे लोग ACCA करते थे तो ACC के बाद ये क्वालिफिकेशन हो जाती थी। तो एक कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसे समझ आ जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस कौन से फेज में है। तो शायद एक ऑडिट फर्म के लिए उनका टैक्स मैच्योर पॉइंट पे हो, तो शायद उनका ऑडिट ग्रोथ में हो, तो शायद उनका ERP डिक्लाइन कर रहा हो क्योंकि वो पुराने तरह के सोल्यूशन दे रहे हैं और नई जिद्दत उन्होंने नहीं वो की, और शायद AI बेस्ड अकाउंटिंग सोल्यूशन अभी उनके इंट्रोडक्शन फेज में हो।
भाई इससे पहले कि हमारे क्लाइंट्स को समझ आ जाए कि एआई से अकाउंटिंग करवाई जा सकती है, व्हाई नॉट हम एआई की अकाउंटिंग का एक सोल्यूशन दे दें उनको सस्ते में, उनसे कहें इतने पैसे दें, मैं आपको एक टूल बना के दूंगा, आपने कुछ नहीं प्रोग्रामिंग करनी, बस उसको अपना डाटा फेंकना है, आपने अपनी सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है उसको स्कैन करके उसे दे देनी है, सारी अकाउंटिंग वो करेगा। तो इससे पहले कि उन्हें समझ आए हम अपना एक प्रोडक्ट बना लें उस तरह का कि जो उनका काम आसान कर दे। तो शायद कोई चीज़ इंट्रोडक्शन फेज पे, कोई किसी फेज पे, कोई किसी फेज पे, कोई किसी फेज पे, हर फेज की अपनी जंग है। कुछ एग्जांपल्स है देने को। मैं कहानी शुरू करूंगा पर्सनल कंप्यूटर से। ये जो पीसीज हैं डिक्लाइन फेज में आज, लेकिन अगर मैं लैपटॉप की बात करूं पीक पे, मैच्योरिटी फेज पे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। मोबाइलों ने अपग्रेड होकर लैपटॉप्स को उड़ा दिया है। एक ज़माना था लैपटॉप के बगैर एक प्रोफेशनल तस्वुर ही नहीं कर सकता था वो टाइम गुजारे, लेकिन अब मोबाइल में तकरीबन सारी फंक्शनैलिटी है, सिवाय इसके कि एक वर्ड की बड़ी फाइल पे आपने काम करना हो, मेजॉरिटी ऑफ द टास्क मोबाइल पे हो जाते हैं। तो टैब्स और स्मार्टफोन्स इस टाइम पे तेज़ी से ग्रोथ वाले फेज में। तो स्मार्ट ग्लासेस बेचारे अभी इंट्रोडक्शन फेज में। अब इस जो अभी स्मार्ट ग्लासेस ये जो वो जिंगर बर्गर भाई ने जो दिखाए वो अभी इंट्रोडक्शन फेज में है, लेकिन यहाँ इंट्रोडक्शन जब मैंने लिखा तो ये गूगल वाले ग्लासेस थे, क्योंकि आज तक दुनिया को वो भी नहीं समझ आए या शायद गूगल को बेचना नहीं आया। देन हैंड रिटन लेटर तकरीबन ख़त्म, फैक्स पीक पे पहुंचे हुए, अब आहिस्ता आहिस्ता कंपनियां कह रही हैं इस मशीन का क्या करना है, उसको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। ईमेल्स, अभी लोग तेज़ी से ईमेल्स की तरफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए शिफ्ट हुए हैं। और ई कॉन्फ्रेंसिंग, जूम मीटिंग्स और इस तरह की चीज़ें अभी ज़रा इंट्रोडक्शन फेज़ में, लोग पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी कभी कभार मीटिंग्स कर लेते हैं जूम पे। बट इसने एकदम से इतना तेज़ी से ग्रो करना और इतना मैच्योर हो जाना है कि किसी को पास नहीं लगने देना। इतने सारे मुल्क या इतने सारे शहर या इतने सारे इलाकों में बैठे हुए लोग 1 मिनट में मीटिंग कर लेते हैं, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। चेकबुक तकरीबन डिक्लाइन हो चुकी है। क्रेडिट कार्ड मैच्योरिटी के पीक फेज पे हैं। स्मार्ट कार्ड जो कि एक वक्त में एक से ज़्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं वो अभी ग्रोथ में है। और आइरिस बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड, ये क्या होते हैं? ठीक है, एक सिस्टम जो हर चीज़ के साथ लिंक हुआ हुआ और हर चीज़ उसको आपस में कनेक्ट कर रहा हो, अभी इंट्रोडक्शन फेज में है। फिर इसमें ये जो आपके बायोमेट्रिक टाइप के होते हैं, कितना मज़ा है कि आप एक जगह पेमेंट के लिए जाएं, वो कहें हाँ जी इतने पैसे हो गए, आपके मशीन दिखाएं, आप मशीन के ऊपर ऐसे हाथ गुजारें और पेमेंट हो जाए, क्योंकि वो आपके हाथ को रीड कर रहा है, आपके बॉडी सेंसेशंस को रीड कर रहा है, वो आपके पाम को रीड कर रहा है, आपके पाम के ये निशानों को रीड कर रहा है। भाई अभी कम से कम इतना चस्का तो होता है कि मशीन दिखाते हैं और आप अपना मोबाइल उसके साथ टच करते हैं और पेमेंट हो जाती है, क्योंकि आपका कार्ड मोबाइल में फीड है, मोबाइल में NFC चल रहा होता है और वो उसको कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन उसके करीब करते हैं और वो पेमेंट हो जाती है। तो जब सब कुछ मोबाइल कर रहा है तो शायद एक टाइम पे हमारा रेटिना भी कर रहा हो, आँख के इशारे से सब कुछ हो रहा हो। अंगूठे से तो भी कुछ हो जाता है। मैं जान बैंक के किसी भी अच्छे वाले ATM पे जाऊँ तो मैं वहाँ पे अंगूठा लगा के अपना कैश निकाल सकता हूँ, मेरा अंगूठा मेरा कार्ड बन गया है। लेकिन ये भी चीज़ें इंट्रोडक्शन फेज़ में, इनको टाइम लगेगा, बट इसका मतलब है कि हर फेज़ में हमें समझना होगा कि हमारी प्रोडक्ट किस तरफ है और फिर प्रोडक्ट के अलग अलग फीचर्स होंगे। एक काम करता हूँ, मैं आपको टेबल नहीं दिखाता, एक टेबल है जिसमें मुख्तलिफ तरह के फीचर्स बताए हुए, मैं आपसे पूछता हूँ इंट्रोडक्शन फेज़ पे सेल्स बताएं किस तरह की होंगी? हल्की होंगी, थोड़ी कम होंगी। ग्रोथ फेज़ में तेज़ी से बढ़ रही होंगी, पीक पे नहीं पहुंची होंगी, तेज़ी से बढ़ी होंगी। और मैच्योरिटी पे फुल पीक पे सेल्स होंगी और डिक्लाइन पे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होंगी। कंपटीशन बताएं, जब एक प्रोडक्ट मार्केट में भी ताज़ा इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी लोगों को पता ही नहीं है, कंपटीशन नहीं है अभी, तो लोगों को ग्रोथ, कंपटीशन तेज़ी से बढ़ेगा, हर कोई एक दूसरे का शेयर खींचने की कोशिश करेगा। मैच्योरिटी फुल पीक पे स्टेबल कंपटीशन बन चुका होगा, कुछ स्टेबल प्राइस वॉर्स चल रही होंगी और 2-3 बड़े बड़े प्लेयर्स आपस में लड़ रहे होंगे। डिक्लाइन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होगा, प्लेयर्स माइनस होना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। अच्छा, आपकी कॉस्ट इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी रिसर्च कॉस्ट, डेवलपमेंट, उसका आइडिया, उसका थीम, उसके सैंपल्स, उसकी टेस्टिंग, वो सब पे खर्चा लग रहा होगा, मिल कुछ नहीं रहा होगा। ग्रोथ में
टोटल कॉस्ट ज़्यादा होगी लेकिन पर यूनिट कम होना शुरू हो जाएगी। मैच्योरिटी पे ओवरऑल कॉस्ट तो ज़्यादा होगी लेकिन पर यूनिट ऑप्टिमाइज लेवल की कॉस्ट पे पहुंच गए होंगे। और डिक्लाइन पे कॉस्ट पर यूनिट बढ़ना शुरू हो जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट कम होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, प्रॉफिट्स बताएं इंट्रोडक्शन में। होगा, क्यों होगा, कैसे होगा? इतना खर्चा कर रहे होंगे, लोगों को सस्ते में चीज़ दे रहे होंगे, आपका सेल्स टीम पे खर्चा भी लग रहा होगा, सेल्स कम हो रही है लेकिन खर्चे तो उतने ही लग रहे हैं। ठीक है भाई, बात है कि कमरे में अगर सारे पंखे एसी चल रहे हो और बच्चे 3 बैठे हुए हों तो खर्चा तो शुरू हो गया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो आउट होगी। हाँ, जब ग्रोथ आएगी, जब मैच्योरिटी आएगी तो फिर आप अपना ओवरहेड्स निकाल सकेंगे। ग्रोथ में प्रॉफिट्स कुछ बेहतर बनना शुरू हो गए होंगे, मैच्योरिटी में पीक प्रॉफिट्स होंगे और डिक्लाइन में फिर से ओवर होना शुरू हो जाएगा। मार्केटिंग का बताएं, इंट्रोडक्शन में कैसी मार्केटिंग करें, किस तरह की? हाई करें और टोन को इन्फॉर्म करने की, ये नई चीज़ है, इसका ये यूज़ है, ये कोयले वाला एसी है, ये जो है ना वो 3 कोयले डालो तो 30 दिन तक जो है ना वो ठंडक देता रहता है। मतलब एक नई प्रोडक्ट है तो वो एक नई तरीके से वो होगी ना, तो उसका इंट्रोडक्शन में मार्केटिंग तो ज़्यादा होगी लेकिन इंफॉर्मेटिव ज़्यादा होगी। ग्रोथ में एग्रेसिव मार्केटिंग होगी और डिसेंट इनडिसेंट भूल जाएंगे, आप बस बेच रहे होंगे, आप कहेंगे भाई सही गलत जो भी है बस बेची जाओ जी। इंडियन एड्स की तरह उन्होंने कहा जिस तरह से इंडियन एड्स है बस चले जा रहे हैं धड़ाधड़, आप बस देखी जा रहे हैं। मैच्योरिटी पे क्या करें? दरमियाने एड्स पे आ जाएं, दरमियानी मार्केटिंग करें, डिसेंट मार्केटिंग करें, मार्केट शेयर कैप्चर करने की करें, लोगों को दूसरों से अपने पास शिफ्ट करवाने की, अपने ब्रांड्स की अवेयरनेस को ज़रा ज़्यादा प्रमोट करें। जी, अब अगेन मैच्योरिटी में हो सकता है हम कहें अपना शेयर बढ़ाने के लिए हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो अगेन इस मॉडल ने जो बताया उसने कहा कि हाँ ठीक है, आप अपना शेयर बरकरार रखने की कोशिश करें। डिक्लाइन में क्या करें? एक भाई ने कहा मार्केटिंग ज़्यादा करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ये मॉडल कहता है कि जब चीज़ जा रही है ना उसे जाने दो, एनर्जियाँ लगाओ उस पर जो भी इंट्रोडक्शन या ग्रोथ पे। ये स्ट्रेटेजी ना बिजनेस की बात करती है, ये इमोशनल बात नहीं करती। लेकिन हम कहते हैं कि एक चीज़ डूब रही है तो क्यों ना उसे बचाएं, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में जो तैर सकती थी वो भी डूब जाती है। तो बिजनेस बड़ा बेरहम है, वो कहता है भाई जो जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है आने दो, उस पे काम करो जो मौके की शॉट है, उस पे मत काम करो जो कि बेचारा बस मर रहा है। यही वजह है कि फाइनल से सारे भाग गए, उन्होंने इसमें कुछ नहीं रखा, ये जा रहा है बस रहने दो। सारी तवज्जो लोगों ने लगा दी पीआरसी पे, जिस पे ज़्यादा रश है, जिस पे सबसे बड़ा वॉल्यूम है। वापस इधर आते हैं, और क्या हो, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स इंट्रोडक्शन में कितने होंगे? कम होंगे। ग्रोथ में बड़े होंगे। मैच्योरिटी में एक फुल टॉप पे जितने मैक्सिमम कंपेटिटर्स हो सकते हैं, और डिक्लाइन में आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे होंगे। खर्चे किस किस्म के करने पड़े होंगे इंट्रोडक्शन फेज में? सर हमें प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के, प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट और शुरू सैंपल और इस तरह के खर्चे करने होंगे। ग्रोथ में किस किस्म के खर्चे होंगे? ग्रोथ में उसको बनाने के हाई मार्केटिंग प्लस उसकी मेकिंग प्लस इनोवेशन, उस आइडिया को फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना। मैच्योरिटी में किस तरह के खर्चे होंगे? अब लोगों को पता तो है मार्केट में शेयर बरकरार रखने के लिए खर्चा करना है, उसको बनाने के लिए खर्चा करना है, स्कीमें देनी है और कंपेटिटर्स का शेयर तोड़ने के ऊपर कोशिश करनी है। एडवांसमेंट ला सकते हैं ताकि मैच्योरिटी का फेज लंबा हो जाए। इसको जल्दी मत गिरने दें। अब ये इसने तो कह दिया पीएलसी ने कि जो चीज़ टॉप पे उसने गिरना ही गिरना। अब ये सोच के हम टॉप वाली चीज़ को कहें यार तो गिरने वाली है, कुछ और पकड़ लेते हैं। भाई जो टॉप पे उसको टॉप पे रखने की कोशिश भी तो करनी है। तो अब अगेन ये सारी बातें जो आप दिल से निकाल रहे हैं, तो मज़े की बात यही है कि वो जब आप टेबल पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स दिए हुए होंगे। वो टेबल कुछ इस तरह का दिखता होगा, या फीचर्स लिखे हुए होंगे इस साइड पे, और यहाँ उन चारों का इंट्रोडक्शन, ग्रोथ,
मैच्योरिटी डिक्लाइन, उसमें लिखा होगा फॉर एग्जांपल सेल्स यहाँ लो है, यहाँ रैपिडली राइजिंग है, यहाँ पीक सेल्स है और ये डिक्लाइनिंग है। और अगेन ये टेबल याद नहीं करना, लेकिन अगर पेपर में वो कहे कि जरा बताओ इन सारे फेजेस में ये 2-3 चीज़ों पे क्या गुजर रही होगी, अगर रट्टा नहीं भी मारा हुआ और कॉमन सेंस से बैठ के सोचा तो आप खुद भी लिख सकते हैं। वो लोग जिनको अच्छी इंग्लिश आती है लिखनी, जिनको नहीं आती ओके वो फिर इस टेबल को रट्टा मार लें। लेकिन इसका जो मेन 4 एलिमेंट है वो 4 नाम है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। आपसे कोई पूछे ग्रोथ किसे कहते हैं, यू मस्ट बी एबल कि आप उसको एक्सप्लेन करो। अगर आपको लगता है कि मेरे में सलाहियत नहीं है ओके, फिर जो वो एक 1 पेजर आपने बनाना है उसमें फिर इनकी डेफिनेशन भी लिख देनी है, और वो भी आप ChatGPT से पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसमें किताब, ये लॉ नहीं है कि जो जिन अल्फाज में किताब में लिखा है वही अल्फाज वो करना है। बड़ा प्यारा पेपर है, ये दिमाग को चलाता है। फाइनेंस साइड पे आपको सोचना आता है कैश मैनेज कैसे करना है, ये किस तरह से करना है, और यहाँ पे सोचना आता है बिजनेस कैसे चलाना है, प्रोडक्ट के साथ क्या करना है। लेकिन जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो जरूर रट्टा मार ले। अगर इंग्लिश कमजोर नहीं है, आप खुद से लिख सकते हैं, तो फिर ये पेपर तकलीफ नहीं देगा, पूरा मैनेजरियल खत्म हो जाएगा और आपको किसी दिन वजन नहीं करेगा इंशाल्लाह। बस समझने वाला काम करना है, समझते हुए मेरा साथ देना है। अगर समझ नहीं आई भी ना तो किताब के 15 सफ़े भी रट लें, आप पेपर में नहीं लिख सकेंगे। तो क्या ये हमें ओवरऑल समझ आया? तो फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना, यहाँ हमारा है कि हम मार्केट शेयर बढ़ाएं, यहाँ हम प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना शेयर डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ हम आहिस्ता आहिस्ता अपना एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं और मिल्क द ब्रांड कर रहे हैं। मिल्क द ब्रांड याद है कि मिल्किंग जितना निकल सकता है इसमें से निकालने की कोशिश करें। तो ये अलग अलग तरह के फैक्टर्स हैं, सारे बिल्कुल इंग्लिश बाय इंग्लिश आपको पढ़ाया जाए तो मेरे ख्याल में अगर आपको समझ आई है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि आप घर जाके पढ़ें और फिर अगले दिन आके कहें सर ये एक्सटेंशन क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, या आप कहें सर ये रिड्यूस टू मिनिमल लेवल क्यों है, मेरा तो ख्याल था ऐसे होना चाहिए। तो आपने करना ये है कि लेफ्ट पे पहले देखना है लिखा हुआ क्या है, फिर राइट पे पढ़ना नहीं है, सोचना है इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए फलाना, फिर सामने देखना है क्या लिखा हुआ, और ये कोई सहीफा थोड़ी है कि एग्जैक्टली यही लिखना है। जहां आपके ख्यालात मैच नहीं करते क्वेश्चन मार्क लगा देना और अगले दिन मुझे कहना सर ये लफ्ज यहाँ क्यों लिखा हुआ था, या तो लफ्ज नहीं समझ आया या ये लफ्ज यहाँ होना हजम नहीं हो रहा लॉजिकली, तो हम एक लॉजिकल डिबेट करेंगे तो वो पॉइंट हमेशा जहन में रहेगा। अभी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है इसके ऊपर आते हैं फिर कुछ एतराज। ये जो मॉडल है ये क्या कहता है, हर चीज इंट्रोड्यूस होगी, ग्रोथ पे जाएगी, मैच्योर होगी, डिक्लाइन होगी। सोना तो हमेशा मैच्योर है, सोना तो पागल हुई हुई है दुनिया, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, कोई हद ही नहीं है। 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख, हु कैन से कि 2 साल बाद 10 लाख होगा। तो भाई इस पे सवाल नहीं आता। ये कौन से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, तुमने तो बताया था PLC वाले भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि हर चीज पे सवाल आएगा कभी, तो इस पे तो सवाल ही नहीं आ रहा। तो गंदम तो लोग खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं। इसका मतलब है जैसे लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई था ना, उसकी कुछ एक्सेप्शंस थी, तो ये भाई साहब को चाहिए था कि एक्सेप्शंस बताते, इसने नहीं बताया, मजे लग गए। अब अगर आइए पूछे बताओ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल के क्या क्रिटिसिज्म है, आपने लुट में जा देनी है। अच्छा ये कहते हैं हर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगी, ग्रोथ पे आएगी, मैच्योर होगी, डिक्लाइन, कुछ इंट्रोडक्शन भी समझ आ जाता है, वहीं से फारिग हो जाती है। तो उन पे तो कभी ग्रोथ आई नहीं, उन पे तो कभी मैच्योरिटी आई नहीं। अभी इस तरह के आपने भी 4-5 एतराज करने हैं, ये हमारा कॉमन खेल है, एतराज करना है किसी भी एक अच्छी चीज़ पे। इंट्रोडक्शन पे इन्हें चाहिए कि इंट्रोडक्शन की गाइडेंस दें, इंट्रोडक्शन में कंपनियों को ये 10 काम करने चाहिए। यहाँ तक इसको मतलब यानी कि ये सिर्फ उन्होंने माहौल बनाया कि ऐसा ऐसा होता है, और उसके बाद अब आप ढूंढ रहे हैं कि अच्छा बताओ फिर मैं की करा, वो उधर गायब हो गए। बस आपको टिपिकल फीचर्स बता दिए कि ज़्यादातर ऐसा चल रहा होता है। शायद इस मॉडल से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट इस वक्त मैच्योरिटी पे, कौन सी डिक्लाइन पे, तो शायद मैं ये समझ सकता हूँ कि अच्छा उसके साथ मुझे ये वाली मार्केटिंग करनी चाहिए जो टेबल में नीचे लिखी हुई है। लेकिन मैं खुद ही सोच रहा हूँ ना, ये मुझे एक्सप्रेसली नहीं बता रहे कि यार ये 10 नुकते हैं, इनको फॉलो कर लो, तुम्हारी मैच्योरिटी बड़ी कमाल हो जाएगी। तो ये मॉडल हमें बहुत अच्छी गाइडेंस नहीं दे रहा। और सोचें इस क्लास में तो सोचना है, ये बहुत रिवायती से हट के ये क्लास, मुझे इतना से थोड़े से नंबरों के लिए बिजनेस मिलता है, तो फिर मज़ा तो लें। कुछ ऐसे भी होते हैं इंट्रोडक्शन से ग्रोथ मिल जाती है, कुछ इंट्रोडक्शन से डायरेक्ट मैच्योरिटी पे चली जाती हैं, दरमियान वाला फेज ही नहीं आता।
तो उनके बारे में गाइड उनके बारे में कोई गाइडेंस नहीं है। आप ऐसा क्या करेंगे, आप इंट्रोडक्शन से एकदम से शूट कर जाएं वहाँ पर। और अगर मेच्योरिटी पे पहुंच गए आप, सर्वाइवल के लिए उन्हें कुछ पॉइंट्स बता दें। मैच्योरिटी पे पहुँच के सर्वाइवल के लिए पॉइंट दें। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर मैच्योर चीज़ डाउन हो। Yes, sir. आप 3 हीरो देखेंगे, तीनों की एज हुई होगी 40 साल। 10 साल बाद उनमें से एक नज़र आना बंद हो चुका होगा, किसी को मीडिया पे नज़र भी नहीं आता होगा, गुमनाम ज़िंदगी गुजार रहा होगा। एक को कभी फिल्म मिल जाती होगी, कभी नहीं मिलती होगी, और एक आज के जवान जो हीरोज हैं उनको मुकाबला दे रहा होगा। तो उसने ऐसा क्या किया होगा? इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि हर मैच्योरिटी डिक्लाइन पे जाए। कुछ लोग मैच्योरिटी में अपने आप को इतना अपलिफ्ट कर देते हैं और नए तकाज़ों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर देते हैं। तो वो डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा एज के हो गए, उन्होंने आईटी को बीच में यूज़ किया, और अब जनाब बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो ऑपरेशन जिसमें उनकी अपनी आंखें काम नहीं करती, वो जनाब मशीन से कर रहे हैं। तो उन्होंने तो अपनी मैच्योरिटी को एक्सटेंड कर दिया। तो इंडियन, पाकिस्तानी, इवन इंग्लिश मूवी इंडस्ट्री में इतने बाबे हो चुके हुए हीरो, लेकिन वो काम कर रहे हैं, अपनी मैच्योरिटी को बरकरार रख रहे हैं। मैं जब टीचिंग में आ रहा था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं टीचिंग करूं, तो मुझे सारे कहते थे यार टीचर की थोड़ी सी लाइफ होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30-32 साल की एज तक पढ़ा सकता, उसके बाद नहीं पढ़ा सकता। आज मैं 40 साल का हूँ और मेरे से 7 साल बड़े टीचर भी पढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन वहीं मुझे 32 साल के कुछ फ्लॉप होते हुए भी नजर आ गए, कुछ 25 की एज में गायब हो गए। तो इसका मतलब है देयर आर सम स्ट्रेटेजीज फॉर ईच पॉइंट। अगर मैं आज अपने आप को बहुत दूर कर लूँ लोगों से, समझूं ही ना क्या वो कर रहे हैं, अब मैं आज एग्जांपल दे रहा हूँ आज से 20 साल पुरानी, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग पता नहीं जिद्दत कितना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, मैं अकेला आप लोगों से ज़्यादा पढ़ता हूँ कि टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, चीज़ें अपग्रेड किस तरह से हो रही हैं। पता नहीं इस कमरे में और कोई ऐसा कर रहा है नहीं कर रहा। मैं चैट जीपीटी का पेड यूज़र हूँ, मैं एआई के कोर्सेज करता हूँ, अपने आप को अप टू डेट रखता हूँ। तो अगर एक 40 साल का बंदा अपने आप को अप टू डेट रखे, लेटेस्ट ट्रेंड्स देखे और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करता रहे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्टेन कर लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पोजीशन बहुत अच्छे देर तक रहनी है, तो इससे पहले कि खामखा बंदा वैसे गिरे, बंदा इज्जत से रिजाइन कर दे। लेकिन शायद 35 साल वाला अपने आप को रिटायर करके जा चुका हुआ है, उसने सोचा डिक्लाइन आ गया, तो डिक्लाइन कब आना है ये कंपनी ने डिसाइड करना है। कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी, कुछ कंपनी ऐसी हैं वो डिक्लाइन कर ही नहीं रही, कितने पुराने ज़माने से चल रही हैं, लेकिन नए नए टेक सिचुएशन को देख रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर बनाते थे, ख़त्म हो गया, कंप्यूटर्स पे लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए, वो शिफ्ट होना चेंज कर गए, एंड्रॉयड पे चले गए, एंड्रॉयड के टैब्स आना शुरू हो गए, वो टैब्स लैपटॉप की तरह भी काम करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ब्रेक तो नहीं लगाई है, उसने फिर अपनी विंडोज़ 8 बनाई, अपडेट करते हैं। जो कि विंडोज़ भी थी और तकरीबन एंड्रॉयड सिस्टम की तरह से था। अब विंडोज़ 10, 11 आधे से ज़्यादा वो एंड्रॉयड सिस्टम टाइप लगता है, टैब पे भी चल जाता है, मोबाइल पे भी चल जाता है, कंप्यूटर पे भी चल जाता है। तो मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर या मेरे पास लैपटॉप के अंदर वो विंडोज़ है जो उसी वक्त साइमल्टेनियसली मैं मोबाइल पे भी चला सकता हूँ उसी इंटरफेस के साथ। तो टैब पे भी वैसी चल रही होगी। तो अभी इस टाइम पे मेरे सामने एक लैपटॉप है, मैं 1-2 दिन पहले एक डिवाइस लेके आया था माइक्रोसॉफ्ट की, वो एक टैब है सरफेस प्रो एक्स, उस पर भी चल रही है। तो मेरे पास जो लैपटॉप है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, चूँकि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज सबसे अच्छी माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप पे। विंडोज़ छोड़े लैपटॉप में खुद घुस गए, विंडोज़ जिस जगह यूज़ होनी है वो मशीन भी अपनी देनी शुरू कर दी। तो जो हार मानता है वो हार जाता है, और जो हार नहीं मानता, तो स्टीव जॉब्स को ये सब मानते हैं कि बड़ा फेमस आदमी है, 60 साल के बाद जाके तो चला है वो। तो मैकडोनल्ड वाला जो बाबा जिसकी तस्वीर नजर आती है, वो वाकई बाबा था, तब उसका अच्छा काम चला था। तो इधर पीएलसी को हम पढ़ रहे होते तो हमने 50 की एज में उसे जाके कहना था भाईजान डिक्लाइन का टाइम आ गया, छट दियो है काम। तो ये पीएलसी तो हमारे जज्बात से खेल गया। इसने इंसान को जो आगे बढ़ने की उमंग है, इंसान को जो बदलाव लाने की उमंग है, वो खत्म कर दी। उसने कह दिया भाई खुद ही से सोचना शुरू कर दो कि अब तुम्हें बूढ़ा महसूस करना है अपने आप को। तो कुछ लोग मेरे से 15 साल बड़े हैं, बूढ़े नहीं फील होते, और शायद मैं अपने आप को कभी कभी सोचते हैं यार मैं ज़्यादा एज का हो गया। मेरी दूर की बात है, आप लोगों को अक्सर कमर में से कड़ाके निकल रहे होते हैं जब आप 13 घंटे सो के उठते हैं।
कई दफ़ा एक आध स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर कोई ऐसा टाइम दे जब हम तसल्ली से लंबी चौड़ी बात करें। तो मैं कहता हूँ अच्छा रात 11 साढ़े 11 बजे मैं सारी चीज़ों से फ्री हूँगा, आ जाना, लंबी चौड़ी बात करेंगे। वो कहता है सर 1-1.5 घंटे की बात है। मैं कहता हूँ चलो यार बैठ के क्या करना, वॉक करते हैं। वो स्टूडेंट थक जाता है, वो 18 साल का, 19 साल का, 20-21 साल का स्टूडेंट थक जाता है, और मैं 40 साल का बाबा वॉक कर रहा होता हूँ, और वो थका हुआ होता है। तो ये आपने डिफाइन करना है कि आपने एनर्जी कब, कितनी, किस जगह पे, किस तरह से डिलीवर करनी है। आपको सहारा इस PLC मॉडल का नहीं लेना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, कि ये बताएगी कहाँ ब्रेक लगानी है। तो कुछ कंपनियां मेच्योरिटी पे वाकई डिक्लाइन की तरफ चली गई हैं, और कुछ ने इम्प्रूवमेंट लेके आए। AC खत्म हो रहे थे तो उन्होंने AC के अंदर इन्वर्टर वाली चीज़ें ऐड कर दी, तो फिर उसमें वाईफाई भी ऐड कर दिया, तो उसमें और चीज़ें भी ऐड कर दी। तो लैपटॉप जब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे तो उन्होंने अपनी लैपटॉप में डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया, वो लैपटॉप भी और टैबलेट भी है। तो इस टाइम में मेरे सामने जो लैपटॉप है वो पुट्ठा होकर गोल इस तरह से करके पड़ा हुआ है 360 डिग्री पे, कीबोर्ड उसको अपोजिट साइड पे है। अगर ये फीचर ना देखते तो ये आज कचरे में पड़ा हुआ होता। हम लोग इसे बेच चुके होते हैं कि नहीं चाहिए हमें ये लैपटॉप, जो कि सिर्फ प्रोजेक्टर की तरह से टीवी से कनेक्ट हो सकता है लेकिन इस पे लिखा नहीं जा सकता। उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ बढ़ा दी, अपना फीचर ऐड कर दिया। अब ये लैपटॉप भी है और ये मेरी एक राइटिंग डिवाइस भी है। लेकिन जैसे मैं हमें ये भी बताना चाहिए अगर प्रोडक्ट लाइन पे पहुंच गया है तो उसको स्विच कैसे करना है। प्रोडक्ट अगर डिक्लाइन पे पहुंच गई है तो वहां से वापसी कैसे करनी है, इसका भी बताना चाहिए था PLC को। PLC वाले भाई तो बिल्कुल ही खामोश रहे, ये भी नहीं बताया। और मजे की बात है कि शायद बताया हो लेकिन हमारी किताब में हमें नहीं बताया। तो आप खुल के खेलें, कहेंगे जी इसके ऊपर तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुई भी। तो ऐसे में अब अगेन, अब पता नहीं आप लोग इंडियन मूवीज को कितना समझते हैं। 1997 में अजय देवगन नामी एक हीरो यस सर। की एक मूवी आई और मुझे लगा ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी मूवी होगी। हम दिल दे चुके सनम टाई, शायद यही नाम था, सलमान खान और जो है ना, उसका एक बड़ा ना मशहूर सा पफ होता था बालों का। वो मतलब मेरे से जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनको बड़ा हीरोइक होता था कि जी बाल एक बड़े, वो पफ कहलाता था उस ज़माने में कि जी हीरो ने पफ रखा हुआ है। वो भाई साहब का पफ भी ख़राब हो गया था, चेहरे पे थोड़ा सा ना आसार ऐसे लग रहे थे कि ये तो अब तकरीबन बूढ़ा होने वाला है। तो मैंने अपने तौर पे कहा कि ये तो गया, अब शायद कुछ और हीरोज़ वगैरह आएंगे। और उनका 1997 की बात है, अब देखिए अभी तक चल रहा है। 28 साल बाद रात मैंने नेटफ्लिक्स ऑन किया तो मुझे एक ऐड नज़र आया, सरदार जी समथिंग, सन ऑफ सरदार जी। उसका लुक मैंने देखा, मैंने कहा जालिम ये तो 97 वाले से भी जवान लग रहा है। उसमें बॉडी अब अगेन चाहे हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत ना रखता हो, शायद फिल्म इंडस्ट्री एक फजूल चीज़ है, बट मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ कि एक बंदा 28 साल पहले लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है, उसके बाद वो हर ज़माने में असेस कर रहा है कि क्या चल रहा है। फ़नी फिल्में चल रही हैं, उसमें आ गया। एक्शन की हीरो ने फ्रेंच रखनी है, बाल छोटे रखने, उसने उस तरह से कर दिया। फौज की फिल्म आएगी तो वो फौज वाले कैरेक्टर में आ गया। पुलिस वाली फिल्में मशहूर होना शुरू हो गई तो पुलिसमैन बन के आ गया। तो उस तरह की लड़ाइयों वाली मूवी जिसमें आप एक टांग मारो और जनाब विलन उड़ता हुआ जा रहा हो और जो दूर जाके टकराए, सुल्तान रही, ये हमारे भी कभी कॉन्सेप्ट होता था पाकिस्तान में जी। शाका हाँ, वो शाका बन के वो पता नहीं, वो मैंने देखी नहीं लेकिन वो कैरेक्टर सुने बड़ा मजेदार सा था। तो कहने का मतलब ये है कि उसने क्या किया, उसने अपने आप को जमाने के हिसाब से अपडेट किया और उसी के आसपास के बहुत सारे लोग नजर भी नहीं आते। तो आज अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें और वहाँ टॉप 5 बंदों की बात करें तो वो 5 मेरे ज़माने के हीरो हैं। आपके ज़माने के तो हीरो ही मर गए, आते साथ ही फौत हो गए। सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय, अजय, ये मेरे ज़माने के हीरोज़ हैं। मैं बहुत छोटा होता था तो ये हीरोज़ होते थे जी, यही चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन और वो जो प्रोडक्ट अपने आप को अपडेट करे। इन्होंने सर्विस सेक्टर में सस्टेन रखा है। तो इन लोगों ने उस एज में भी कभी 15 किलो वजन कम करना पड़े तो करते हैं, कभी 10 किलो वजन बढ़ाना पड़े तो बढ़ाते हैं। कभी आपको वो आप दंगल के लिए उसने वजनी दिखना था तो वजनी बना है, तो किसी मूवी के लिए उसने कम दिखना था तो कम दिखा है। तो ये लोग फिर अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो इसका मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमें मायूसी दे रही है। क्या करें?
छोड़ देते, बस जो भी है बस जाके पढ़ लेंगे, जो भी वो समझ आ गया। लेकिन सवाल ये है, अब एक बिजनेस को बताएं, एक बिजनेस साइड पे बैठा सोच रहा है कि फलाना प्रोडक्ट इस वक्त इंट्रोडक्शन फेज में है, फलाना ग्रोथ फेज में है, फलाना मैच्योर फेज में है, फलाना डिक्लाइन फेज में, कब एंटर हो? जब ग्रोथ में हो तो ऐसा ना हो आप एंटर हो आपको मौका ही ना मिले। इंट्रोडक्शन में आए तो ऐसा ना हो कि ये एक फ्लॉप आइडिया और अगला बंदा सोच रहा और आप भी रुल जाए। मेच्योरिटी पे आएंगे तो तब तक तो कंपटीशन इतना जालिम बन चुका होगा कि आपको घुसने नहीं देना किसी ने मार्केट में। हम उसको उसकी मेच्योरिटी के पॉइंट को अपलिफ्ट कर सकते हैं। हाई इन्वेस्टमेंट के साथ ग्रोथ के फैक्टर में घुस जाए तो अगेन ये नहीं बताना कि कौन सा आइडियल टाइम एंट्री का। आपने कहना सर कंपनी कैसी है, जो रिस्क टेकिंग कंपनी है वो इंट्रोडक्शन में घुस जाएगी, जो एग्रेसिव बजट के साथ हाला मचा देना है जिसने, वो ग्रोथ में घुसेगी। जो एक मैच्योर कंपनी जिसका अपना एक ब्रांड नेम है, जो कि 15 तरह के प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, वो मैच्योरिटी के वक्त आएगी और एकदम से मार्केट में छा जाएगी। तो कुछ सियाने ऐसे होंगे, इनको हम कहते हैं कबाड़िए, डूबती मार्केट में से माल ले जाएंगे। अगेन मैं एग्जांपल उसी की दूंगा जो मुझे बेस्ट एग्जांपल लगती है हमारे सेक्टर में, एसीसी और स्कैन्स। सीए एसीसी दोनों पे एक खास टाइम आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीए पे ज़्यादा ग्रोथ आ गया क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादातर उतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी और एसीसी डूब रहा था। जब एसीसी डूब रहा था तो सारे कॉलेजेस एसीसी छोड़ के सीए की एजुकेशन में आते रहे। स्कैन ने ऐसा नहीं किया, उसने उस डूबी हुई प्रोडक्ट को पकड़ा, उसने कहा कोई बात नहीं, खैर है डूब रहा है लेकिन है तो अपना, एक पूरा कैंपस डेडिकेटेड एसीसीए के लिए रखा। तो सारे डिक्लाइन फेज में निकल आए, जब सारे निकल आए तो उस छोटी मार्केट का बड़ा प्लेयर बन गया। और फिर अब जब दोबारा वो मार्केट, अब वही वाली बात है, वो डिक्लाइन आया, अब दोबारा उस पर ग्रोथ आ रही है। लेकिन अब जब ग्रोथ आ रही है तो जो डिक्लाइन के वक्त में मार्केट खींच के बैठा हुआ था, सीए फाइनल सारे लोग छोड़ना शुरू हो गए, पढ़ाना ही नहीं है, फायदा नहीं है, कोई पैसे नहीं आते, मैं अपने तौर पे कॉर्पोरेट लॉ में लगा रहा। अब दोबारा से जब सीए फाइनल पे लोग आना शुरू हुए हैं तो मेरे पास लॉ के हजारों स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो पढ़ के गए हुए हैं डूबती हुई मार्केट में। चूंकि मुझे उसमें पैसे वाला वो आंसर नहीं था, मेरा ये था कि कॉर्पोरेट लॉ के साथ मेरी नाम अटैच है और ये मैंने इसमें सर्व करना है, जब किताब बनानी है तो फिर लेक्चर्स भी दूँ। तो वो डूबती हुई मार्केट में उसे पकड़ा हुआ था, तो अब मार्केट में दोबारा ऊपर बढ़ रही है, तो अब मेहनत बगैर किए सैकड़ों बच्चे क्लास में आ जाते हैं। तो समटाइम कुछ कंपनियां डिक्लाइन में, ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है लेकिन कभी कभी डिक्लाइन के फेज में भी अच्छी स्ट्रेटेजी से आप उस डिक्लाइन वाली मार्केट के प्लेयर बन सकते हैं और कल को जब उस पर ग्रोथ, और फिर इसने ये तो बताया ही नहीं कि जनाब इस तरह से करके ये ऐसे ऊपर जाता है और नीचे जाते जाते आप इसे दोबारा उठा सकते हैं। ये भी तो आएगा टाइम, अचानक से एक चीज दोबारा चल पड़ेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बड़े कम लोगों को पता है कि पहले दुनिया में होती ही बिजली की गाड़ियां थी, फिर बाद में डीजल वाली और पेट्रोल वाली गाड़ियां आई थी, पहले चलती इलेक्ट्रिक कार्स थी। और ये इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहा क्या हल्की चलती है, पेट्रोल वगैरह भुर्र करके जाती है और ज़बरदस्त करके, रादर देन इंजन के ऊपर काम करते, उन्होंने जनाब आहिस्ता आहिस्ता उस सोर्स की तरफ आए जो फॉर अवेलेबल है। थोड़ा सा इसमें अमेरिका वगैरह की साजिशें भी थी कि ठीक है लोगों को पेट्रोल और उसके ऊपर शिफ्ट करें। अब वो डूबी हुई इंडस्ट्री अब दोबारा से इतनी तेज़ी से शूट कर गई है क्योंकि अब लोगों को एनवायरमेंटल कंसर्न हो रहे हैं कि जी इतना धुआं हमारी तो पृथ्वी के ऊपर क्या गुजरेगी, हमारी तो ओजोन लेयर तबाह हो जाएगी। हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ना है इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी पे, अभी तो आपने इस तरह की फजूल बातें बहुत सुननी है। अच्छी बात है देखिए, तो ये चीज़ तो बताई कोई नहीं रहा कि भाई ये डिक्लाइन से ऊपर भी जा सकता है कभी। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ने बहुत ज़बरदस्त किया लेकिन हमें मज़ा नहीं आया। हम पाकिस्तानी हैं, हमें एतराज़ करना है, तो अगर अल्लाह करे पेपर में सवाल एतराज़ का है तो आप लोगों ने लुट मचा देनी है। अब डिक्लाइनिंग मार्केट में रहते हुए हो सकता है हम नुकसान कर लें, इसका मतलब अब मेरी अपनी स्ट्रेटेजीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये दो चैप्टर हैं जो मिलके चलते हैं, एक बताता है मार्केट में क्या चल रहा है। तो अभी हमने बाय द एंड ऑफ टुडे लेक्चर समझा है कि हमारे कंपेटिटर्स और हमारी मार्केट में क्या चल रहा है। अब जो इंटरनल एनालिसिस का चैप्टर है वो हमें बताएगा हमने क्या करना है अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए। लेकिन इस वक्त जरा नंबर गेम बेहतर करने के लिए और एक प्यारा सा चैप्टर बीच में ऐड करने के लिए हम ट्विस्ट लेंगे और हम एथिक्स वाले चैप्टर में चले जाएंगे। जी इन्होंने कहा ये जो 11 मॉडल है इनमें से कोई ऐसा मॉडल है जो बड़ा परफेक्ट चलता हो। देखिए ये सारे मॉडल्स मेजॉरिटी पे काम करते हैं,
80 to 90% काम करेंगे, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, नॉर्मली कहा जाता है कि जवानी बड़ा पीक टाइम है, मेहनत कर लो, बड़ा जबरदस्त काम कर लोगे। स्टीव जॉब उसके ऑपोजिट चला। तो आप एक परफेक्ट मॉडल ऐसा नहीं बना सकते जो 100% लोगों को 100% चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ रात जाग के पढ़ो बड़ा अच्छा होता है, शायद आधे लोगों के लिए अच्छा हो, आधों के लिए अच्छा ना हो। शायद मैं कहूँ लिख के सवाल करें, तो कुछ लोगों को शायद उनकी मेमोरी बेहतर हो, उनको लिखना मुसीबत लगता हो। तो हर बंदे का ना अलग फिल्टर है, हर बंदे का दिमाग एक अलग चीज है। तो ये मॉडल्स क्या करते हैं, ये 80 to 90% जगह वैलिड होते हैं और 10 से 15% जगह पे ये वैलिड नहीं होते। और यही हमने गैप निकालना होता है। जब वो कहें एतराज करो तो वो 10-15% सिचुएशंस बता दें जो मॉडल ने नहीं कवर की। तो वही वाली बात है कि हर स्टूडेंट के लिए दिन में 10 घंटे पढ़ने से वो कामयाब नहीं हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको मैं कहूँ यार तुम पूरे हफ्ते ना चिल किया करो, वीकेंड पे एक दिन पढ़ लिया करो। कुछ बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो प्रेशर में पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, क्रैश कोर्स से पढ़ के पास करते हैं। 6 महीने पढ़ के फेल हो जाते हैं, लेकिन क्रैश कोर्स पढ़ के पास हो जाता है। तो हर कोई अलग अलग मिजाज है। तो एक परफेक्ट मॉडल सबके लिए नहीं होता, लेकिन कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो टीचर नॉर्मली कहते हैं भाई ये 4-5 काम कर लो, 80 to 90% चांस है कि तुम लोग तर जाओगे। तो ऐसे में कुछ एक्सेप्शंस बहरहाल होती हैं। डन। तो अब आपने इसको एंड तक जितनी भी इसमें बातें लिखी हुई हैं, आगे वो जो टाइमिंग ऑफ मार्केट एंट्री, कंपटीशन और इस तरह की बातें, जो कुछ मैंने आपको इंग्लिश दिखाई और कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाए। ठीक है, तो आपने देखना है, कल इसके ऊपर डिस्कशन करके फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं।